हेलो एवरीवन। देखो, इस वीडियो में आपका पढ़ेंगे हम कैनाल के बारे में और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत मेन है, ये ध्यान रखना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईसीआर, एआरएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। अब जैसे आपको कोई भी ये मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिला है, ये प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ये हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारे लिए दो बड़ी चेंज होती है। इरिगेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए दो बहुत बड़ी चीजें हैं। पहला चीज है आपका कॉस्ट कितनी आ रही है, गवर्नमेंट को क्या कंसर्न है, कॉस्ट। और दूसरा है आपका लैंड का एरिया कितना है। लाइक आइदर आई विल क्लासिफाई द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, आइदर आई विल क्लासिफाई ऑन द एरिया ऑफ द लैंड। लाइक जैसे मान लो कि अब हो सकता है कि किसी में बहुत कम लैंड यूज हो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप कैसे बोलोगे वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को हम 3 उसमें क्लासिफाई करते हैं, माइनर, मीडियम और मेजर। इन तीनों में क्लासिफाई करते हैं। अब आप कैसे बोलोगे कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है लेकिन एरिया बहुत कम है, तो कैसे क्लासिफाई करोगे। तो क्या हुआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासिफिकेशन यूज हुआ, ये पूछा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं कहानी 1901 से। पहले हमारे एक लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ये कौन थे, गवर्नर जनरल थे ये इंडिया के 1901 में। 1901 में इन्होंने एक इरिगेशन कमीशन बनाया। तो पूछा जाता है कि 1901 में जो इरिगेशन कमीशन बनाया गया था, पहली बात तो इरिगेशन कमीशन कौन से ईयर में बनाया गया था, 1901 में। किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था 1901 में। यहाँ पे वन का बड़ा रोल है। ये कब से कब तक चला, 1901 से 1903 में, मतलब 1901 में बनाया था, 1903 में उसको अप्रूव किया गया। तो जनरली बोलते हैं कि 1901 से 1903 के बीच में फर्स्ट कमीशन जो है बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये इरिगेशन कमीशन बन गया आपका 1901 से 1903 के बीच में। फिर आपका 1951 तक, 1951 से पहले जितने भी आपके इरिगेशन में गवर्नमेंट को भी फंडिंग रिलीज करती थी वो आपकी करती थी लैंड के बेसिस पर। मतलब प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन जो होगा वो आपका होगा लैंड के एरिया ऑक्यूपाइड में, कि आप कितना लैंड का एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हो, उसमें हम उसका उसका वो करेंगे किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ठीक है, लाइक माइनर, मीडियम और मेजर। 1951 से 1978 में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। उन्होंने बोला लैंड से हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें देखेंगे कॉस्ट कितनी आ रही है, तो हम कॉस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। मैं पूरा बताऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर 1978 में फिर से इन्होंने लैंड के बेसिस पे कर दिया। तो ये पिक्चर माइंड में रखनी होती है। पूछा जाता है कि लैंड के बेसिस पे आपका कब से कब तक था, 1978 से बाद तक। 1951 से 1978 के बीच में किसमें था, कोस्ट का था। और इससे पहले किसका था, लैंड। अब जितना भी चल रहा है 1978 से लेके अब, अगर अगर आप 2022 चल रहा है, 2021 चल रहा है, पूरा लैंड के बेसिस पर है। मतलब लैंड के एरिया के बेसिस में हम प्रोजेक्ट को 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपके क्लासिफिकेशन क्या हो गया, आफ्टर 1978 वी आर क्लासिफाई बेसिस ऑन 3 लैंड, माइनर, मीडियम एंड मेजर। माइनर वो लैंड होता है जिसका एरिया लेस देन 2 हेक्टेयर होता है। मीडियम वो होता है जिसका 2000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। मेजर आपका वो होता है जिसमें आपका 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होता है। ये रहा एरिया। ये कौन सा एरिया है, इट्स अ सीसीए, कल्चरेबल कमांड एरिया, या फिर कल्टीवेटेड एरिया ही बोलते हैं इसको, नेट कल्टीवेटेड एरिया। क्या बोलोगे, कल्चरेबल, जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल। हम पढ़ेंगे अभी इसको, ये क्या होता है। मुझे पहले ये बताना चाहिए था कि सीसीए क्या है, लेकिन अभी ये ऐसे ही कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ अ सीसीए, सीसीए इज अ कल्चरेबल कमांड एरिया, वी विल क्लासिफाई द प्रोजेक्ट इन द 3 कैटेगरी, द माइनर, मीडियम एंड दिस। माइनर के अंदर 2 और प्रोजेक्ट आपके आते हैं, सरफेस माइनर एंड ग्राउंड माइनर पूछा जाता है। मेजर के अंदर आपका क्या आता है, कैनाल वगैरह हो गए, जो मेजर आपका है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे पूरा मेन कैनाल, कैनाल वगैरह हो गए, ये सब आता है। और इसके अंदर पूछा जाता है सरफेस, ये और ये वाला, सरफेस माइनर और ग्राउंड वाटर माइनर, ग्राउंड वाटर माइनर, माइनर इरिगेशन के अंदर आएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि इरिगेशन कमीशन कब बना था, 1901 से 1903 के बीच में। किसने बनाया था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1951 तक आपका कौन सा, 1951 से 1951 से अगर मैं इससे हो जाऊं तो यहां से यहां तक कौन सा बेसिस पर था, कोस्ट के बेसिस पर। 1951 से 1978 के बीच में कौन सा था, लैंड के बेसिस पर। सॉरी, उल्टा हो गया, ये लैंड था और ये कॉस्ट था।
और 1978 से अब कौन सा चल रहा है, लैंड। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही दिखा रही है पिक्चर कि जीरो से अगर स्टार्ट करोगे तो 1951 तक, मतलब 1951 से पहले तक आपका सीसी है, कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब लैंड एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, फिर आपका कोस्ट आया इसके पीछे, फिर आपका फिर से एरिया आ गया। ये बहुत मेन फैक्ट है कि 1978 में लास्ट बार चेंज हुआ था, तो इसलिए ये बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, आपने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह सैंक्शन किया गवर्नमेंट ने, तो इसकी एफिशिएंसी पता है तुम्हें बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी सिर्फ 30% होती है। इट्स वेरी वेरी लेस एफिशिएंसी। पूछा जाता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 30%। तो ये भी बता रखा कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन किसने बना था, 1901 से 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। अब ये क्लासिफिकेशन है, मेजर आपका 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया, ये स्टार्ट करो। मीनियर आपका 2,000 से कम है, मीडियम 2,000 से 10,000 और मेजर आपका 10,000 से ज्यादा। माइनर के अंदर आपके दो आती हैं, सरफेस वाटर माइनर और ग्राउंड वाटर। ये पूछा जाता है बहुत बार, तो बहुत ही आसान है ये। तो ये सबसे मेन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे दिखेंगे। ये तो आपको कल्चरेबल कमांड एरिया, बट द थिंग इज हर कोई तो बच्चा बच्चा पढ़ के आएगा कि माइनर इतना है, 2,000 हेक्टेयर है ना, 2,000, ये 2,000, 10,000 और ये 10,000 से ज्यादा। अब मेजर के अंदर आपको सी बात है, ज्यादा एरिया है तो लार्ज प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। मीडियम के अंदर आपके लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये अभी तक पूछा नहीं गया एक बार भी, ये तो पूछा गया। माइनर के अंदर आपका सरफेस और ग्राउंड वाटर आता है। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। प्रोजेक्ट एफिशिएंसी पूछी गई है पेपर में कितनी होती है। तो इरिगेशन का प्रोजेक्ट कोई भी लगाओगे तो ये ध्यान रखो 1978 के बाद चेंज हुआ, और ये कैटेगराइजेशन बड़ा मेन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही दिखा रखा है इरिगेशन को। मेजर इरिगेशन क्या है, 10,000 से ज्यादा, मीडियम 2,000 से 10,000 और माइनर वो बता रखा है। ये लैंड के वजह से है। पहले आपका कोर्स की वजह से होता था, कोर्स कैसे होता था इस रेंज में, ये याद मत करना, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अब तो हो ही लैंड की वजह से है, तो कोई कोर्स नहीं पूछने वाला। मतलब अगर आपके बहुत ज्यादा टाइम है तो आप याद कर लो, वरना इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो कोर्स से आया हो, पढ़ सकते हो। अब सोर्स ऑफ वाटर क्या रहता है इरिगेशन में, आपका मेन आपका रहता है ये वाला सोर्स। इसके अंदर आपका सरफेस भी रहेगा, ग्राउंड वाटर भी रहेगा। सरफेस के अंदर आपका रिवर, रिजर्वायर, लेक, पॉन्ड्स, टैंक। ग्राउंड वाटर में आपको पता है कुएं हो गए, एक्यूफर हो गए, वेल, डगवेल, बोरवेल, ये सब। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी आज तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, कोई बना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट अभी तक यही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता जाऊंगा सब कुछ, ताकि इसमें भी फैक्ट बहुत सारे हैं, फैक्ट याद करना। अब आपका कैनाल का इरिगेशन सिस्टम आपका क्या होता है। कैनाल क्या होती है, कैनाल कुछ भी नहीं, एक चैनल है जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगी, बस दैट इज अ कैनाल। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपकी होती है मेन कैनाल, ये आपका हो गया दैट इज योर मेन कैनाल। ये सोर्स है, मान लो रिवर है, यहाँ से आपकी मेन कैनाल आएगी, ये इस रिवर से पानी लेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर मेन कैनाल आ गई यहाँ पर। यहाँ पे हम आपका बनाते हैं क्रॉस, एक मिनट रुको, इट इज क्रॉस हेड, क्रॉस हेड रेगुलेटर। ये क्या करता है बेसिकली, इसको ना इस साइड बनाओ थोड़ा और, ये आपकी ये वाली, ये आपकी मेन, मतलब लाइक मेन कैनाल नहीं मत बोलो इसको, मेन मत बोलो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन देगा। पेरेंट कैनाल बोलो, पेरेंट कैनाल होती है जो सबसे पहले आती है। ये वाली मेन आपकी वाली कैनाल चली पेरेंट कैनाल। ये वाली आपकी होती है ऑफ टेक कैनाल। ऑफ टेक कैनाल का मतलब क्या होता है, अगर मुझे पानी को यहां से यहाँ डाइवर्ट करना है तो यहाँ पे मैं क्रॉस रेगुलेटर लगाता हूँ। ये क्या करेगा, ये पानी का लेवल जो है यहाँ पे मेंटेन करेगा। फिर यहाँ पे मेरा लगा होता है हेड रेगुलेटर, क्या लगा होता है, हेड रेगुलेटर। ये क्रॉस रेगुलेटर है वो आपका, ये हेड रेगुलेटर लगा होता है। ये क्या करता है, ये आपका डाइवर्ट करता है फ्लो को। मतलब हेड रेगुलेटर क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है फ्लो को इस डायरेक्शन में। क्रॉस रेगुलेटर क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे मान लो कि फ्लो हो रहा है धीरे धीरे, अब उसको जब यहाँ पे डाइवर्ट करना है तो यहाँ पे एक फ्लो, यहाँ पे ज्यादा लेवल जो है मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो अप स्ट्रीम एंड है, इसके लिए ये अप स्ट्रीम हुआ। तो अप स्ट्रीम एंड पर हेड को मेंटेन करता है। तो दोनों का फंक्शन पूछा जाता है। क्रॉस रेगुलेटर आप क्या कर रहा है, इट इज मेंटेनिंग हेड एट अ अपस्ट्रीम लेवल। हेड रेगुलेटर आप क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है फ्लो को फ्रॉम अ पेरेंट कैनाल टू ऑफ कैनाल। बहुत मेन है। और यही पूछा जाता है कि क्रॉस कैनाल कहां पे मेंटेन कर रहा है, अपस्ट्रीम साइड में, और ऑफ कैनाल के रिस्पेक्ट में ये कहां पर है, डाउनस्ट्रीम साइड में। अगर पूछूंगे इसी लोकेशन का है तो ऑफ कैनाल के रिस्पेक्ट में ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये मेंटेन कहां पे कर रहा है, हेड यहाँ पे अपस्ट्रीम पर। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखना। ये हो गया। अब आपका पानी, आप क्या हुआ, आपका पानी यहां पर आएगा, फिर ये आपकी होती है मेन कैनाल। ये मेन कैनाल से फिर आपका जाता है ब्रांच कैनाल में। बहुत आसान है, मेन से ब्रांच में आएगा। देखो ये रहा पानी आपका, ये रहा, ये कैनाल थी, दैट इज योर पेरेंट कैनाल, कुछ भी नहीं है इसमें, पेरेंट कैनाल। ये पेरेंट कैनाल से आपका पानी जो आएगा मेजर कैनाल में आएगा, ये मेजर कैनाल होती है। उसके बाद जो मेजर कैनाल होती है ये आपकी ब्रांच कैनाल होती है। ब्रांच कैनाल वो होती है जो मेजर कैनाल से पानी लेगी
और आगे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में छोड़ देगी। ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है ये? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन मेजर कैनाल क्या कर रही है? ये कैनाल से पानी लेके उसको ब्रांच कैनाल में सप्लाई कर रही है। ये पूरी मेजर कैनाल है, ये पूरी कैनाल। ऐसी ब्रांच कैनाल क्या कर रही है? ये मेजर कैनाल से पानी लेके उसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में छोड़ रही है। फिर आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी वो आपकी होती है, वो क्या करती है? ब्रांच कैनाल से पानी लेके माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में छोड़ देती है। ये आपको हो गया माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये पूरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये था। फिर आपका यहाँ पे लगा होता है आउटलेट। क्या लगा होता है? आउटलेट। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी का आउटलेट होता है, यह होता है आपका वाटर कोर्स। ये क्या है? वाटर कोर्स है। बहुत ध्यान से देखना, आपकी मेन चीज आएगी। यहाँ पे आउटलेट अटैच होता है, ऐसे करिए, आउटलेट है आपका। यहाँ पे आउटलेट बने होते हैं बहुत सारे। तो ये आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये आपका आउटलेट है। इस माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से आउटलेट के थ्रू पानी वाटर कोर्स में आएगा। वाटर कोर्स से आपके बने होते हैं फील्ड चैनल। क्या बने होते हैं? फील्ड चैनल। यहाँ पे इस फार्मर का लैंड है, ये आपका लैंड है फार्मर, बहुत सारे फार्मर का, यहाँ से फील्ड चैनल से अटैच होते हैं ये। तो आपका हो क्या रहा है? बेसिकली पानी आपका मेजर कैनाल में आ रहा है, मेजर से ब्रांच कैनाल में आ रहा है, ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में आ रहा है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में आ रहा है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद वाटर कोर्स में आ रहा है, और वाटर कोर्स से आपका किस में आ रहा है? लैंड में। किसके थ्रू? फील्ड चैनल के थ्रू। ठीक है, देखते आओ अभी। तो मेजर कैनाल का फंक्शन क्या होता है? पानी कैनाल से लेना, पेरेंट कैनाल से ब्रांच कैनाल में छोड़ना। ऐसी ब्रांच कैनाल का फंक्शन मेजर से पानी लेके यहाँ छोड़ना, ये छोड़ना। ये कभी नहीं पूछा जाता कि क्या हो रहा है। मेन बात पूछा जाता है कि एक तो इसका डिस्चार्ज कितना है, और कौन गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन होता है, कौन आपका फार्मर के द्वारा। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, माइनर कैनाल, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली। वोटर कोर्स से लेके ये सब फार्मर कंट्रोल करते हैं। मतलब वोटर कोर्स वो होता है जो सिर्फ फार्मर मेंटेन करेंगे, इनमें गवर्नमेंट कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन इनकी देखरेख पूरी वोटर गवर्नमेंट का काम है। आपका वाटर कोर्स में, वाटर कोर्स तक पानी छोड़ देना बस। वाटर कोर्स से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फील्ड चैनल तक। तो फील्ड चैनल भी आपका फार्मर कंट्रोल कर रहा है, ये भी फार्मर कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेट इज मेन कैनाल में पानी आएगा, फिर आपका ब्रांच कैनाल में आपका आएगा, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में आपका आएगा, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में आपका आएगा, फिर आपका वाटर कोर्स में आपका आएगा। ये पूरा तो गवर्नमेंट कंट्रोल करिए, दिस इज गवर्नमेंट, डिट इज कंट्रोल। इसके बाद फील्ड चैनल्स आते हैं, ये आपका नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मेन अब इसका क्या? डिस्चार्ज रह गया, बहुत मेन है, याद करना। इसका आपका होता है 280 से 425 मीटर क्यूब। इसका आपका होता है ब्रांच का 2 से 4.5 मीटर क्यूब, सॉरी 4 से 8.5, 4 से 8.5 मीटर क्यूब। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी होती है 0.75 से 5.5 मीटर क्यूब, और इसका होता है 0.75 से मीटर क्यूब से कम। और वाटर कोर्स का आपका होता है 0.03 से 0.04। इसके मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं लगभग। मतलब ऐसा नहीं है कि आने ही आने हैं, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, जो आपकी डिस्चार्ज वैल्यू, इट्स वेरी वेरी बहुत ही मेन है यार, याद करना बहुत ज्यादा मेन। तो यही सिस्टम दिखा रखा है कि आपका डैम है, यहाँ से रिवर आया, यहाँ पे आपने एक हेड रेगुलेटर लगा रखा है, क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर का काम होता है बस हेड को मेंटेन करना, यहाँ पर वो पानी यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है ताकि इससे आगे ना जाए। ये आपको पानी को ये वॉल की तरह लगा होता है, ऐसे खुलता है और पानी आपका हो जाएगा, डायरेक्शन को मोड़ता है बेसिकली हेड रेगुलेटर। तो क्रॉस रेगुलेटर क्या कर रहा है? इट इज स्टोरिंग द वाटर एट अपस्ट्रीम एंड एंड इट इज लोकेटेड एट अ डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ दिस ऑफ टेकिंग कैनाल। ये आपकी पेरेंट कैनाल है, दिस वन इज पेरेंट कैनाल। पानी आपका ऐसे चले जाता सीधे, लेकिन हमने एक ऑफ टेकिंग कैनाल होती है कि जो डायरेक्शन को मोड़ के दूसरी कैनाल बन रही है, ये ऑफ टेकिंग है, इसी को मेन कैनाल बोल रहे हैं। ये आपका मेन कैनाल आया, ये आपकी ब्रांच कैनाल है, फिर ये आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ से पानी यहाँ में गया, ठीक है। फिर आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, दिस वन इज माइनर। फिर आपका ये आउटलेट्स लगा हुआ है, इसके थ्रू आपका ये फील्ड वाटर कोर्स में आया। फिर आपका यहाँ से फील्ड चैनल से ये फील्ड 1 में गया, फील्ड 2 में गया, फील्ड 3 में गया, ठीक है। सबका डिस्चार्ज याद करना बहुत मेन है। तो कैनाल आपका ये रहा, और इस पूरे कैनाल को कौन सी अथॉरिटी करती है, मेंटेन करती है? दैट इज CADA, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही पूछा जाता है। द कैनाल सिस्टम इज मैनेज बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, विच अथॉरिटी? दैट इज द कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यही वाला कि क्रॉस रेगुलेटर, बेसिक क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ था, ये वाला कोर्स था। तो एक ही काम है अपस्ट्रीम एंड पे मेंटेन करना। तो इट इज मेंटेन हेड एट अपस्ट्रीम एंड हेल्प इन द लो डिस्चार्ज। जो कम, अगर आपका डिस्चार्ज कम है, मान लो कि धीरे धीरे आपका पहले डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा था, इसमें इसलिए होता है कि आपका डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा था, आपने पानी यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो अब लो डिस्चार्ज भी होगा ना, तभी आप इस पानी को यहाँ डाइवर्ट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टोर्ड द वाटर। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी यूज्ड इन लो डिस्चार्ज प्लेसेस। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द फ्लक्चुएशन, वाटर को स्टोर कर रहा है ये सब। और मेन आपका यही पूछा था कि कहाँ पे लगता है। तो पानी तो अपस्ट्रीम एंड में कर रहा है, बट इसकी लोकेशन क्या है? अगर आप डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो लोकेशन कहाँ है आपकी? डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और हेड रेगुलेटर क्या करता है? हेड रेगुलेटर आपका डाइवर्ट करता है और सिल्ट को कंट्रोल करता है।
सिल्ट आपकी होती है लाइक मिट्टी वगैरह, उसको आने से भी कंट्रोल करता है सिल्ट एक्यूमुलेशन और ये डायरेक्शन को और सिल्ट एक्यूमुलेशन को, हेड रेगुलेटर जो आपका होता है। तो ये रहा, ठीक है। अब कैनाल में कौन सी अथॉरिटी आपकी कंट्रोल कर रही थी? CEDA, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वाली। अब दो आपके प्रोजेक्ट होते हैं हमारे कैनाल में, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत फेमस है, भाखड़ा प्रोजेक्ट और आपका अपर दाबी अपर कैनाल, ये वाली। तो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं भाखड़ा प्रोजेक्ट, ये वाला। ये जो प्रोजेक्ट आपका बनाया गया था ना, इट्स अ डैम, लाइक आपने ये करा डैम बनाया है, किसके लिए बनाया गया था? सबसे पहले इरिगेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये दोनों में यूज होता है, बहुत मेन है। एक तो इरिगेशन के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको। मतलब एक तो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हो रहा है, एनर्जी डेवलप करने के लिए, और इरिगेशन पर्पस के लिए। तो पूछे आता है कि ये वाला जो आपका जो है, आपका ये वाला प्रोजेक्ट, इट इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ पर्पसेस? तो इट्स यूज फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन एज वेल एज इरिगेशन। दूसरा, ये आपका कौन सी रिवर पे बना होता है? सतलुज रिवर। ये तो रिवर नहीं पूछी गई इसकी, पर रिवर इंपोर्टेंट है भाखड़ा प्रोजेक्ट का। तुम्हारा काम है तीसरा इसका स्टेट लिखना है, स्टेट कौन सा है, ये कौन से स्टेट में है। दूसरा आपका है प्रोजेक्ट अपर बारी दोआब कैनाल, कौन सी है? अपर बारी, ये आपकी पंजाब में है, दोआब कैनाल। ये ना आपकी रावी नदी पर है। ये क्या है? रावी नदी पर है, RAVI। वैसे ये रावी और व्यास दो नदियां हैं, दोनों पर है, लेकिन माना जाएगा कि रावी नदी पर है। बेसिकली रावी नदी में मेन बनाया गया है, कुछ हिस्सा इसका व्यास से आता है, लेकिन अगर एक पूछा है तो रावी नदी इसका आंसर होगा। एक ही आप ध्यान रखो, बट इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन द रावी एंड ब्यास, दोनों के बीच में बना है, ठीक है। ये कौन से स्टेट में है? पंजाब में है, ठीक है। और ये आपका वही है कि कौन से उसमें आता है, आगे से पठानकोट तक एक्सटेंड होता है ये सब। तो अपर बारी दोआब कैनाल, ये पूछा जाता है कि ये वाला। दोनों प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा? भाखड़ा प्रोजेक्ट, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ये है, और अपर बारी दोआब कैनाल, ये क्या क्या आपकी पंजाब स्टेट में, रावी नदी में बनाया गया है, ठीक है ना। माधोपुर हेडवर्क्स, ये उससे कंट्रोल करता है, माधोपुर हेडवर्क्स से कंट्रोल करता है, और पंजाब स्टेट में सब पूछे आते हैं, ठीक है। ये सब रहा, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह अब आपके हो गए। अब मेन है जो मैंने आपको बताया था, ये पूरा आपको समरी दे दी पूरी इसकी। सबसे मेन, आपको जब तक मेन कैनाल का डिस्चार्ज नहीं पता, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर आउटलेट, ये आउटलेट कौन से टाइप के होते हैं, फिर वाटर कोर्स। आपको यही तो था ना, मेन कैनाल का कितना था, मैंने बताया था मेन है, तो मेन आपका 420 नंबर, तो क्या रहेगा? 280 से 485, 425 सॉरी, तो 420 के रेंज में गिर रहा है। ब्रांच देखो, ब्रांच क्या है? ये दो दिख रहा है, B का 2, इसको स्क्वायर कर दो तो 4 से 8.5, ठीक है। मेजर में दोनों 5 आएंगे, लाइक 0.75 से 5.5, माइनर 0.75 से लेस हो जाएगा। तो ये तो आसान है, मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटर याद करना। आउटलेट 3 टाइप के आपके वो आउटलेट होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, और ये वाला आउटलेट, ये हम पढ़ेंगे, बहुत मेन है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। वाटर कोर्स का डिस्चार्ज कितना होता है? 0.03 0.04 लीटर में कन्वर्ट, ये मीटर क्यूब में है सब, ये सब आंसर मीटर क्यूब में। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 750 आ जाएगा, ये 30 से 40 लीटर पर सेकंड आएगा। वाटर कोर्स का इतना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कैसे भी, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। आसान है याद करना बहुत। कैसे याद करोगे? मेन कैनाल 420 नंबर हो गया, तो इसके बीच में 280 से 425 आ रहा है। ब्रांच कैनाल 2 है, 4 का स्क्वायर, तो 4 से 8.5 है। ये दोनों माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी 0.75 से कम है, तो ये 0.75 पे स्टार्ट होगा ये, और 5.5 पे खत्म हो जाता है। 5 बड़ा मेन है डिस्ट्रीब्यूटरी में। अच्छा, ये पूछा जाता है कि मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल में लॉस कितना होता है पानी का? इन दोनों में पानी का लॉस लगभग होता है 30%, और मेन डिस्ट्रीब्यूटरी में, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में 5% से ज्यादा होता है। रेंज अभी तक वैल्यू किसी को नहीं पता, 5% से ज्यादा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लाइक इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, द लॉसेस फ्रॉम द मेन एंड द ब्रांच कैनाल कंबाइंड इज 30%, द लॉसेस फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटरी इज मोर देन द 5% if you combine it, but you are not aware of the exact value, ठीक है। ये रहा। अब मेन बात है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा, सिर्फ वाटर कोर्स से नीचे आ जाओ, ये आपका होता है फार्मर द्वारा मेंटेन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फार्मर द्वारा मेंटेन होता है, वाटर कोर्स। इसका डिस्चार्ज कितना था? 0.03 से 0.04 या 30 से 40 लीटर पर सेकंड। फील्ड चैनल क्या होते हैं? अगर आपका वाटर कोर्स, ये आपका माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी है, ये आपका आउटलेट के थ्रू आपका वाटर कोर्स से पानी भेज देगी, ये आपका फार्मर मेंटेन कर रहे हैं। फार्मर आपके इसकी पूरी देखरेख करते हैं, फार्मर खुद ही यहाँ से पानी निकाल लेंगे। ये फार्मर का लैंड है, वो यहाँ पे फील्ड चैनल लगाएगा। तो फील्ड चैनल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टेकिंग द वाटर फ्रॉम अ वाटर कोर्स टू द इंडिविजुअल फील्ड, ये रहा फील्ड चैनल। तो ये भी आपका फार्मर द्वारा मेंटेन होता है।
वो फील्ड चैनल तो होगा ही भैया, अपनी ही मेड बनाओगे यहाँ पर ले आने के लिए। तो ये हो गया। अब कैनाल सिस्टम, अब जैसे ना अलग अलग स्टेट में अब हम कैनाल सिस्टम बोल रहे हैं, तो जनरली हम इंजीनियरिंग में कैनाल सिस्टम बोलेंगे, बट इफ यू मूव टू द लाइक, अगर आप यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाओगे और साउथ इंडिया में आओगे, तो कैनाल सिस्टम को अलग अलग नामों से आना जाता है। लाइक साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं आय डक्ट, AYA कट, आय कट। ये आपका होता है लाइक ऊपर का हिस्सा कैनाल का, लाइक कैनाल, डैम, टैंक जो होगा, या पूरा द एरिया कवर्ड बाय एन इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज कैनाल, डैम एंड टैंक इज नोन एज आय डक्ट। ये पूछा जाता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है वो, ये वाला नाम है। ये कहाँ यूज होता है, साउथ इंडिया में। और अगर आप यही चले जाओगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो इसको बोला जाता है चाक, CHAK। साउथ इंडिया में क्या बोला जा रहा है, CHAK, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या बोला जाता है, चाक, CHAK। ये आपका होता है नीचे का स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि दो आपके स्ट्रक्चर के नाम से आना जाता है, एक तो CHAK चाक, एक आपका है आया डक्ट। ये आपका है ऊपर का स्ट्रक्चर। ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, कैनाल आ गई आपकी, डैम्स आ गए, ये सब। नीचे के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, वाटर कोर्स, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आ जाओ, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल और ये सब। ये आपका होता है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, और ये आपका कहां था, साउथ में। तो ये जो कैनाल हमारा कैनाल प्रोजेक्ट या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये किस नाम से आना जाता है, चाक और आया डक्ट के नाम से। यही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। लॉसेस फ्रॉम द मेन एंड द ब्रांच कैनाल इज 30%, बहुत मेन है। मेजर एंड द माइनर डिस्ट्रीब्यूशन इज हायर देन द 5%, बहुत मेन है। माइनर इरिगेशन का एरिया तो बार बार आप लिख दो, 2-3 बार लिख के देख लो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम आंसर यहीं से बन जाए। अब कैनाल आउटलेट, ये रहा। कैनाल आउटलेट कितने टाइप का होता है, यही तो बचा है अब आपका कि कैनाल आउटलेट। ये तो आउटलेट छोटा सा ये वाटर कोर्स होता है ना, ये वाटर कोर्स, इस वाटर कोर्स में ये आउटलेट मान लो एक गोला सा, जिसके थ्रू पानी आपका यहाँ पर आएगा। और ये, सॉरी ये गलत हो गया, ये आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ से पानी आपका आ रहा है, ये वाटर कोर्स में आपका यहाँ पर आना है, तो ये आउटलेट बना होता है यहाँ पे, उसके थ्रू आता है ऐसे करके पानी। ये आउटलेट, अब आउटलेट में डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, ये पूछा जाता है। ये आउटलेट में आपका डिस्चार्ज डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आउटलेट कितना है। आउटलेट अगर मान लो ये छेद है, ओपनिंग है कोई ऐसी सर्कुलर, तो इसमें डिपेंड करेगा साइज कितना है। दूसरा, इसके ऊपर पानी कितना है, हेड ऑफ फ्लो ओवर द, ये पूछा जाता है कि किन किन चीजों का फंक्शन होता है डिस्चार्ज। ये तो चीज याद नहीं करनी, बहुत आसान है, ठीक है। आप लैंड इरिगेट कर रहे हो तो इरिगेशन चार्जेस किसकी वजह से लगाए जाएंगे। आप मतलब गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया कि हम आपको लैंड, हम आपको पानी दे रहे हैं, तो किस वजह से चार्ज लगाते हैं, वो एरिया एनुअल चार्जेस पर हेक्टेयर, कितना आप हेक्टेयर इरिगेट करोगे, मतलब लैंड एरिया के बेसिस पर, या आपके लगते हैं एरिया के बेसिस पर, कितना आप एरिया इरिगेट करोगे उस हिसाब से आपके चार्जेस लगते हैं। ये बहुत मेन है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन रेट आपका सोइल का, अगर आप इरिगेशन करते हो तो क्या होगा, वाटर आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो आपका इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है। क्यों, आपका वाटर आपका एक्यूमुलेट हो गया तो वाटर अंदर नहीं आ पाएगा। So that's why if you provide the irrigation, the filtration rate will get decreased because all the pores will be filled with the water. So the water cannot, क्या हो जाएगा, water cannot enter into the soil. So the infiltration rate will get decreased. और infiltration किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर में सोइल के और सोइल के टेक्सचर पे, यही पूछा जाता है। तो ये सब चाहिए रही। अब हमें पढ़ना है मेन कि कैनाल में अब आपके आउटलेट के बारे में। तो आउटलेट हमने पढ़ लिया, ये क्या होता है, जब भी आप माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से, ये आपके माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आप वाटर कोर्स में भेजते हो, दिख रहा है आपको, यह अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, ये वाला, ये रही आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये थी, ये यहाँ पे आपने आउटलेट लगा रखा है, ये आपका वाटर कोर्स है। तो ये आउटलेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आउटलेट आपका 3 टाइप का होता है। तो आउटलेट के इधर, आउटलेट कहां से पानी ले रहा है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से, कहां छोड़ेगा, वाटर कोर्स में, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आउटलेट के बारे में बढ़ रहे हैं, तो यही हमने दिखाया, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इट इज माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी दिस वन, और ये आपका वाटर कोर्स है। ये आपका आउटलेट समझ लो ऐसा, ये पानी ऐसा है, ये आउटलेट से होके यहाँ पे जाएगा। अब आपके 3 तरीके के आउटलेट आपके होते हैं, एक होता है मॉड्यूलर आउटलेट, एक आपका होता है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, और एक आपका होता है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। जो आपका माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसमें हेड मान लो H1 है, डिस्चार्ज Q1 है। वाटर कोर्स जो है उसमें हेड मान लो H2 है, इसमें मान लो Q2 है। ये तीनों के तीनों आउटलेट डिपेंड करते हैं कि जो वाटर कोर्स में डिस्चार्ज है वो किस चीज का फंक्शन है। अगर आपका मॉड्यूलर आपका होता है जो किसी भी चीज का फंक्शन नहीं होगा, मतलब इट डस नॉट डिपेंड अपॉन द हेड ऑन द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड डस नॉट डिपेंड अपॉन द हेड ऑन द वाटर कोर्स। ना वाटर कोर्स के हेड पे डिपेंड करता है, ना माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे, इंडिपेंडेंट है ये। मॉड्यूलर क्या है, इंडिपेंडेंट है ये, क्या है, इंडिपेंडेंट है। मॉड्यूलर मतलब इंडिपेंडेंट। सेमी मॉड्यूलर क्या होगा, सेमी मॉड्यूलर वो होता है जिसका डिस्चार्ज जो है वाटर कोर्स में
ये डिपेंड करता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पे। नॉन मॉड्यूलर आपका क्या होता है, जिसका डिस्चार्ज जो है वाटर कोर्स में, ये डिपेंड करता है दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी के डिफरेंस पर, माइनर का भी और वाटर कोर्स का भी। तो H1 माइनस H2, बहुत सिंपल है चीज याद करना। अब याद कैसे रहेगी, मॉडल अकेला चलता है, मॉडलर अकेला, अकेला का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं कर रहा। मॉडल अकेला चलता है तो वो ना इस पर डिपेंड कर रहा है ना इस पर डिपेंड कर रहा है। सेमी मॉडुलर सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट यूज आपका सेमी मॉडुलर है, ये डिपेंड करता है ऊपर वाले पे बस। सेमी मॉडुलर आपका एक पे डिपेंड कर रहा है। और नॉन मॉडुलर जब आपका मॉडुलर दोनों पे नहीं कर रहा तो ऐसी बात है नॉन मॉडुलर दोनों पे कर रहा होगा, तो वो दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बहुत पूछा जाता है मॉडुलर पे, सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछे जाते हैं क्या होते हैं, इसको रिजिड मॉडुलर बोलते हैं क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसके एग्जांपल आपके होते हैं गिब्स मॉडुलर और खन्ना, KHANN, बहुत मेन है, बहुत मेन है, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको याद भी करना हो तो ये गिब्स, हर्षल गिब्स एक प्लेयर था, अगर वो चल जाता था अकेला तो पूरा मैच जितवाया था, तो अकेला चल रहा है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इज अ मॉडुलर। गिब्स, हर्षल गिब्स दिखता भी यहाँ पे मॉडल की तरह था, तो गिब्स और खन्ना भी मॉडल की तरह दिखता है, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ये रहा, इसका एग्जांपल पूछा जाता है सेमी मॉडुलर का, इसका एग्जांपल आपका होता है टेनेजरी वेंचुरी, भी हम पढ़ते हैं। तो ये रहा, तो नॉन मॉडुलर वो पहले हम मॉडुलर पढ़ते हैं, मॉडुलर ये रहा देखो, मॉडुलर जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, तो यानी इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ हेड 1, नॉट अ फंक्शन ऑफ हेड 2, अकेले इंडिपेंडेंट। क्या है इसका एग्जांपल, गिब्स एंड खन्ना, दोनों अकेले चलते हैं। सेमी मॉडुलर जो आपका H1 पे डिपेंड करेगा, इसके एग्जांपल क्या होगा, कैनेडी वेंचुरी, कैनेडी वाला, कैनेडी गेजी बोलते हैं, वेंचुरी बोलते हैं, मोस्टली यूज होता है। नॉन मॉडुलर आपके दोनों के डिफरेंस से काम करता है, ये पूछे जाते हैं बार बार। ये आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं नेट ARS में, मैंने बहुत कम ICR JRF या गेट में, ICR JRF में पूछ सकते हैं, मैंने बहुत कम देखा है इनको पूछते हुए। जो आउटलेट होता है ना, ये वाला कैनाल का आउटलेट, इट कैन नॉट बी जज ऑन यूनिफॉर्मिटी। देखो इसको बहुत सारे पैरामीटर पे ना आउटलेट है, ये कैनाल आउटलेट क्या कर रहा है, ये वही आउटलेट है जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को वाटर कोर्स में छोड़ेगा। अब इस आउटलेट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि ये फ्लेक्सिबल कितना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, बट यूनिफॉर्मिटी की वजह से जज नहीं कर सकते हम। यूनिफॉर्मिटी एक पैरामीटर नहीं है इसको जज करने का, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैनाल का हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैनाल पढ़ लिया सबसे पहले। कैनाल में आपने सिस्टम पढ़ लिया, मेन कैनाल होती है, ब्रांच कैनाल होती है, मेन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, वाटर कोर्स होता है, ये फार्मर द्वारा मेंटेन है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन है। इनका लॉसेस 30% होते हैं, इन दोनों के लॉसेस ग्रेटर देन 5% होंगे। इसकी 280 से 425 है, इसकी आपकी 4 से 5.5 है, इसकी 0.75 से 5.5 है, देख लेना मैं सही सही लिख रहा हूँ, 0.75 है, इसकी 0.03 से 0.04 है। फिर हमें 3 तरह के आपके आउटलेट पढ़ लिए थे, सेमी मॉडुलर, मॉडुलर, नॉन मॉडुलर। फिर ये कौन कंट्रोल करता है, कल्चरल कमांड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी कंट्रोल करती है, वही CDA जो भी था। फिर इरिगेशन कमीशन प्रोजेक्ट करने पढ़ लिया था, माइनर, मेजर और ये। फिर हमने आउटलेट पढ़ लिया, वहाँ पर आउटलेट क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी डिपेंड नहीं करता, 3 टाइप के आपके होते हैं, नॉन मॉडुलर, सेमी मॉडुलर और मॉडुलर। मॉडुलर अकेला चलो रहे, गिब्स और ये आ जाएगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, सेमी मॉडुलर एक पे डिपेंड करेगा, नॉन मॉडुलर। अब हमें क्या पढ़ना है, ये सब हमने कैनाल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आपका कैनाल का अलाइनमेंट, कैनाल का अलाइनमेंट आपका कैसे होता है। ठीक है, अभी रिवीजन थोड़ा रहा है। कैनाल के अलाइनमेंट में 2 पॉइंट है, ये कैनाल आपका होता है रिज लाइन के अक्रॉस, मेन है रिज लाइन, सबसे मेन। आपको कोई भी एरिया है, अब रिज लाइन क्या होती है, टॉप पॉइंट को अगर आप किसी भी कंटूर के जोड़ोगे रिज लाइन बनती है ऐसे करके, तो वो उसका कैनाल का अलाइनमेंट उसी अराउंड किया जाता है। और एक आपको पूछा आता है इसमें, तो द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल शुड बी अलोंग द रिज लाइन। ये 2 आपकी होती है बेसिकली, कंटूर अलाइनमेंट और रिज अलाइनमेंट। रिज अलाइनमेंट सबसे मेन है, इसलिए मैं यही पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट कॉमन एफिशिएंट है। लेड अक्रॉस द हाईएस्ट एंड रिज लाइन इन द कमांड एरिया। अगर बहुत सारी रिज लाइन बन रही है तो हाईएस्ट रिज लाइन के अक्रॉस बनेगा पैरेलल, ये ध्यान रखना, अलोंग है, पैरेलल बनेगा ये। एक पूछा आता है कि साइड कंट्रोल, साइड कंटूर स्लोप क्या होती है, ये वाला साइड कैनाल स्लोप, सॉरी। तो ध्यान रखो, ये आपका, ये कैनाल, ये आपका है सिस्टम, ये कंटूर्स बने हुए हैं ऐसे करके कंटूर्स। तो ऐसी कैनाल जो कंटूर्स के परपेंडिकुलर जाएगी, कोई पानी लेने वाली, पानी बह रहा है इस कैनाल में, ये वाली आपकी हो जाएगी साइड कंटूर कैनाल। इट्स अ कैनाल विच इज पैरेलल 90 डिग्री टू द कंटूर्स, ये आपकी साइड कंट्रोल कैनाल होती है। अगर मुझे इसका अलाइनमेंट करना है तो मैं अलाइनमेंट देखूंगा रिज लाइन के अक्रॉस कैसा है। ये अगर हाईएस्ट ऐसी लाइन है ऐसी वाली, तो इसके अक्रॉस का अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, ऐसी कैनाल आपकी ऐसी आनी चाहिए, दोनों चाहिए बहुत रही, यही है। तो साइड कंटूर लाइन इट्स अ पैरेलल टू द दिस कैनाल अलाइन एट अ राइट एंगल टू द कंटूर, राइट एंगल होगा कंटूर के। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कैनाल का सिस्टम। अब मान लो कि ये आपका है, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपका पानी यहाँ पे दे रही है, ये आपके वाटर कोर्स, आपको पता है ये मेजर, मेन कैनाल,
ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये आपके फार्मर कंट्रोल करते हैं। अब आपको यहां तक गवर्नमेंट का काम है यहां से लेकर यहां पे पानी छोड़ देना, यहां गवर्नमेंट ने पानी छोड़ दिया, अब यहां से आपको देगा, फार्मर देगा, लेकिन अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। आपको मान लो कोई स्कीम लेकर आनी है, प्रधानमंत्री की सिंचाई सोचना है, आपने स्कीम बनाई कि हम हर एक फार्मर तक पानी पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट अपने खर्चे में पानी देना चाह रही है, अच्छा कुछ सहयोग करना चाह रही है, अपने खर्चे में नहीं जा रही, वो कैसे इसको पानी देंगे? लाइक इसको कितना पानी देना है, इसको कितना पानी देना है, इनको कितना पानी देना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था ना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, बहुत डिफिकल्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हमने करा इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटी मतलब होता है शेयर, कि हमारा पर्पस ये रहेगा कि सबको बराबर शेयर मिले, इक्विटी मिले। इक्विटी ये हालांकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे सब इक्विटी बेस्ड है। पूछे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैव बीन, अभी तक जितने भी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं ना सबका यही था, इक्विटी बेस्ड रहेंगे। कौन कौन सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया? सबसे पहले हमने बनाया वाराबंडी डिस्ट्रीब्यूशन। वाराबंडी क्या होता है? वारा मतलब वार, बंडी मतलब बंडी। ये आपका होता है कि आपका टर्निंग पर आ रहा है। टर्न मतलब क्या होता है? लाइक पहले हम इसको पानी देंगे, फिर हम इसको पानी देंगे, फिर हम इसको पानी देंगे। ये डिपेंड करता है लैंड का एरिया कितना है। जरा ध्यान से देखना, वाराबंडी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन। सबसे ज्यादा मेन है वाराबंडी वोटर डिस्ट्रीब्यूशन, की वोटर डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई ना कोई सिस्टम बनाओ। तो इन्होंने बोला वाराबंडी सिस्टम बनाते। तो उन्होंने क्या करा, इसमें दो चीजें बड़ी मेन थी। एक था आपका लैंड होल्डिंग, कि आपका जितना हेक्टेयर लैंड होगा हम फिक्स कर देंगे कि मान लो कि 1 हेक्टेयर लैंड को 2 लीटर पानी चाहिए, तो हम जितना हेक्टेयर लैंड होगा उतना पानी देंगे। 2 हेक्टेयर लैंड है 4 लीटर पानी दे दिया, ये हेक्टेयर लैंड है उतना पानी दे दिया। तो हमने लैंड एरिया के बेसिस, लैंड होल्डिंग, कितना आप लैंड होल्ड कर रहे हो उस बेसिस पे हमने पानी देना स्टार्ट कर दिया। तो वाराबंडी का लैंड होल्डिंग के बेसिस पर। लेकिन लैंड होल्डिंग पे बस ये टाइम को फिक्स करता था। लाइक मान लो कि यहां से मैं पानी छोड़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। वाराबंडी बढ़ते हैं, ये रहा लैंड, ये 2 लैंड है, मान लो फार्मर 1, ये फार्मर 1 है, फार्मर 2 है। ये गवर्नमेंट का टैंक खड़ा, सपोज करो बाहर, ये टैंक वाला खड़ा हुआ है, पानी देगा यहाँ पर। उसने बोला मेरे लैंड का एरिया 2 हेक्टेयर है, इसने बोला मेरे लैंड का हेक्टेयर 3 हेक्टेयर। अच्छा 2 हेक्टेयर है तो इसको 2 घंटे तक पानी देंगे हम, इसको हम 3 घंटे तक पानी देंगे, क्योंकि ज्यादा लैंड है। हमने बोल दिया 1 हेक्टेयर को 1 घंटे तक पानी देना। क्वेश्चन क्या है? एक लैंड को 1 घंटे तक पानी, डिस्चार्ज नहीं कंट्रोल कर रहा वो। यहाँ पे टैंक आएगा, अपना टैंक छोड़ेगा, 1 घंटे तक पानी भर लो भैया, भर लिया, बहुत सिंपल। यहाँ पर आएगा, टैंक छोड़ देगा, यहाँ पानी भर लो भैया, भर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, ये आपको होते हैं हेड एंड फार्मर, जो फार्मर आगे हैं। नीचे वाले फार्मर जो होंगे ना, टेल एंड, मान लो इसी एरिया, तो गवर्नमेंट का टैंक ना यहीं पे खड़ा होगा, वो यहाँ पे टैंक लेके आएगा और यहाँ पे पानी छोड़ देगा। तो उससे क्या होता है, लॉसेस वगैरह होते थे, सीपेज लॉसेस, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो यहीं पानी छोड़ देगा और यहाँ से पानी आएगा, तो वो इसको नहीं देखता था कि लॉसेस हो रहे हैं। तो टेल एंड के फार्मर को है ना, उसको उतना पानी नहीं मिलता था, चाहे सेम लैंड क्यों ना हो इन दोनों का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बराबर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। दूसरा लैंड एरिया के बेसिस पर था, लैंड होल्डिंग के बेसिस पर। लेकिन ये सबसे मेजर पावरफुल टूल था। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पावरफुल टूल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा है? वाराबंडी। पहला था, एटलीस्ट लोग बात कर रहे थे कि हम इक्विटी रहेंगे, लोग समानता में रहेंगे, सबको पानी मिले। दूसरा लैंड होल्डिंग के बेसिस पर था, जितना आपका लैंड होगा उतना पानी आपको मिलेगा उतने टाइम तक। तीसरा आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, टेल एंड की। टेल एंड कौन सा है? जो नीचे फार्मर रहते थे, क्योंकि टैंक हर जगह नहीं आ सकता, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर आप माइक्रोलॉजी की क्लियरली मेंशन है कि ऐसे जगह में टैंक जाते थे, वो जा ही नहीं सकते उन एरिया में। तो उस एरिया में होता है पाइप लगाओ, इसके थ्रू भेजो। लेकिन पाइप में लॉसेस को गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं करा। जब लॉसेस को इंक्लूड नहीं करा तो यहाँ पे इक्वल मिल ही नहीं सकता, टेल एंड की प्रॉब्लम रहती थी। तो दूसरा सिस्टम आया शेजपाली सिस्टम। शेजपाली, शेजपाली। वाराबंडी में प्रॉब्लम क्या थी? वाराबंडी में प्रॉब्लम ये थी कि ये लैंड एरिया के बेसिस पर था। मतलब एग्जांपल देखो, ये 2 फार्मर है, इसका भी 2 हेक्टेयर लैंड है, इसका 3 हेक्टेयर लैंड है, इसको ज्यादा पानी देंगे। लेकिन ये थोड़ा ना वो करता है, ये मैटर करता है कि मान लो कि एक फार्मर ये रहा, एक फार्मर ये रहा, इसने मान लो राइस क्रॉप उगा रखी है, इसने व्हीट क्रॉप उगा रखी है, इसका भी 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है। तो ये तो बोलेगा वाराबंडी सबको सेम पानी है, दो लैंड एरिया। लेकिन भाई राइस को ज्यादा पानी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप। तो शेजपाली आया है टाइप ऑफ द क्रॉप पे, कि हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टाइप ऑफ द क्रॉप पे। और ये सबसे पहले टेल एंड फार्मर को करता था, फिर धीरे धीरे हेड एंड फार्मर आता था। तो ये दोनों प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा था शेजपाली। तो शेजपाली इज बेस्ड ऑन द क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग। इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ टेल हैंड, इट इज रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द टेल हैंड। बस यही फैक्ट है इसके, शेजपाली और इसके। तो आपके यही सभी लेकिन इक्विटी बेसिस पर पूछा जाता है। वाराबंडी, शेजपाली, ब्लॉक सिस्टम, ये सब किसके बेसिस पर है? सर ये इक्विटी बेसिस पर है, चारों के चारों। अगला क्वेश्चन, आपका वाराबंडी कैसे बनता है? इट्स
बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ द फील्ड इज टर्न। ये टर्न आपका होता है कि लाइक ये लैंड एरिया है, पहले आप इसको, ये आपका टर्निंग, मतलब पहले इसको पानी दे दो कुछ समय तक, फिर इसको दे दो, लेकिन लैंड होल्डिंग पे टर्न आएगा। इसका डिस्चार्ज कितना और 30 लीटर पर सेकंड, अगर आप याद करना चाहते हो, अभी तक पूछा नहीं गया। ये नॉर्थन इंडिया और पाकिस्तान में होता था, बहुत ये पूछा गया बहुत बार, बाराबंडी। ये सबसे पावरफुल टूल है, यही पूछा गया। ये लैंड होल्डिंग के वजह से होता है, यही पूछा गया। प्रोपोर्शन होता है लैंड होल्डिंग, जितना आपका लैंड होगा उतना पानी दे देंगे, लेकिन टर्निंग की वजह से पहले आप इसको टर्न करोगे फिक्स टर्न, फिर कुछ समय बाद इसको दोगे, कुछ समय बाद इसको दोगे, दो आप एरिया की वजह से कर रहे हो, लेकिन आप कहां से कहां जाओगे वो फिक्स टर्न है। ठीक है, इसमें सब सीपेज लॉसेस बहुत होता था, बहुत ज्यादा। जो चार्जेस लगाए जाते थे वो भी लगाए जाते थे कि आपका एरिया जितना आपका इरिगेट हुआ उस बेसिस पर। फिर आपका है सेच वाली, बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। कितना आपका वाटर रिक्वायरमेंट हो रहा है, भाई लैंड एरिया थोड़ा मैटर करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना आपका वाटर आपको क्रॉप को चाहिए। फिर आपका है ब्लॉक और एरिया बंडी, इनको देखते हैं वन बाय वन। ये आपका वोरा बंडी है, तो वोरा आपका होता है टर्न, बंडी आपका होता है फिक्सेशन। तो टर्न फिक्सेशन कर दिया, लाइक ये आपका रिवर आ रही है, मेन कैनाल में पानी आ रहा है, ब्रांच कैनाल में डिस्ट्रीब्यूटरी, ये आपका पानी है, तो ये वाले फार्मर को ज्यादा मिल जाएगा, हेड एंड टेलर फार्मर को बाद में पूछेगा। तो ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में होता था। मेन आप यही ध्यान रखो, लैंड होल्डिंग है, रिजिड शेड्यूल था, ये ध्यान रखो रिजिड शेड्यूल है, ये ध्यान रखो मोस्ट पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल फॉर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा। और सीपेज लॉस की प्रॉब्लम है और टेल एंड की प्रॉब्लम है, ये रहा। शेष वाली वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, ये आपको टेल एंड को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है हेड एंड वाले को, ये रहा। ये भी इक्विटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ा है, आप इक्वल होना दे रहे हो, अगर किसी ने राइस क्रॉप उगाई हो तो ज्यादा दे रहे हो उसको, ये भी इक्विटेबल नहीं है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में यूज होता था। फिर आपका है ब्लॉक सिस्टम, शेष पाली का एक एग्जांपल ब्लॉक सिस्टम है। अगर मैं शेष पाली में एक टाइम फिक्स कर दूं कि लाइक गवर्नमेंट बोले कि आप इसी ब्लॉक पे 6 से 12 साल तक खेती करो राइस की, और हम आपको इतना पानी देंगे, तो वो आपका होता है आपका ब्लॉक सिस्टम। तो फार्मर विल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, लाइक वो फिक्स कर रहे हैं वहां पर। ये आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र में होता था। एश्योर्ड इरिगेशन रहेगा, गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे एक बंदा फसल उगा रहा है, तो एश्योर्ड इरिगेशन रहता था यहाँ पर ब्लॉक सिस्टम में। ठीक है, तो आपकी ये सिस्टम रहे, आपको ये चारों के चारों सिस्टम इक्विटी बेसिस पर थे। फिर से बता दूं, वाराबंडी लैंड होल्डिंग, शेष वाली क्रॉप रिक्वायरमेंट, इट्स मोस्ट पावरफुल टूल, इट्स अ रिजिड शेड्यूल, it creating a tail hand problem and the seepage loss. The charges are based on the area of the irrigation cultivated. शेष वाली is the water requirement of the crop, it's solving the tail end problem. ठीक है, और ये दोनों इक्विटी बेसिस पर है, और ब्लॉक वाला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वाटर रिक्वायरमेंट आपकी ये हमने पढ़ी रखा है, अमाउंट ऑफ द वाटर हमने पढ़ा था, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आपकी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप देखोगे तो आपको वो था इवेपोर ट्रांसपिरेशन प्लस एप्लीकेशन लॉसेस प्लस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशल नीड्स, ये सब था आपका। मेजर आपका वेपर ट्रांसलेशन आपका होता था। अब कोई भी क्रॉप आप उगाते हो, लाइक आपने क्रॉप यहाँ पे बीज बोना स्टार्ट करा, इसको बोला था सोइंग। जब आप क्रॉप को काटोगे उसको बोला था हार्वेस्टिंग। लेकिन ये आपका होता है सोइंग से हार्वेस्टिंग, आपका होता है क्रॉप पीरियड। जाहिर सी बात है क्रॉप पीरियड ही बोलोगे, क्रॉप के उगाने से काटने तक की बोले क्रॉप पीरियड। एक आपका होता है बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है, आप उगाने से पहले आप पहले फील्ड में पानी छोड़ते हो, फर्स्ट वाटरिंग बोलते हैं इसको, और काटने से पहले एक बार वाटरिंग करते हो। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग के बीच का पीरियड आपका होता है दैट इज बेस पीरियड। ये बहुत महीना पूछा जाता है। तो बेस पीरियड इज अ पीरियड, इज अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट वाटरिंग टू अ लास्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग कब होती है, बोने से पहले। जब आप बीज को बो रहे हो ना, उससे पहले भी आप पानी दोगे, और काटने से पहले ही पानी दोगे, तो उन दोनों बीच के पानी देने के समय को बेस पीरियड बोला जा रहा है। और इसके बीच में कौन सा ज्यादा होता है, क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है। ये यही पूछा था, क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है, बेस पीरियड क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर ये बड़ा पूछा जाता है। ये कैपेसिटी फैक्टर तो बहुत बार एग्रीकल्चर में बहुत बार पूछा गया। ये आपका होता है कैपेसिटी फैक्टर कि आपका कितना सप्लाई आ रहा है अपॉन मैक्सिमम कितना सप्लाई आ रहा था किसी कैन से, किसी कैनाल से। सो इट्स अ मीन कैनाल सप्लाई डिवाइड बाय द मैक्सिमम कैनाल सप्लाई। जब आपका वो मीन पे ऑपरेट हो रहा हो और जब आपका वो फुल्ली पे ऑपरेट हो रहा हो, फुल पर, लाइक ये कैनाल्स है, आप मीन सप्लाई देख लो, और जब ये फुली ऑपरेट हो पूरा पानी है फुल, तो आपका मैक्सिमम सप्लाई। तो मीन सप्लाई डिस्चार्ज डिवाइड बाय डिस्चार्ज द फुल कैपेसिटी, क्यू मीन डिवाइड बाय क्यू मैक्स, ये पूछा जाता है। ये टाइम फैक्टर क्या होता है, कितने दिनों तक कैनाल को रन करना था, लेकिन कितने दिनों तक वो हुआ। नंबर ऑफ डेज एक्चुअल रन डिवाइड बाय द क्रॉप पीरियड, क्योंकि जितना आपका क्रॉप पीरियड है, सोइंग से लेके ग्रोइंग, तो आपको इतने तक पानी मिलना चाहिए, टाइम फैक्टर है, लेकिन मिला आपको इतने दिनों तक ही। तो नंबर ऑफ द डेज एक्चुअल कैनाल रन डिवाइड बाय द क्रॉप पीरियड इज टाइम फैक्टर। मेन आपका कैपेसिटी फैक्टर है जो पूछा जाता है बार बार। कोर वाटरिंग कभी पूछी जाती है, वैसे कभी नहीं पूछा गया। ये आपके सिविल के याद है, बहुत कम पूछा जाता है। कोर वाटरिंग आपकी होती है फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग, लाइक सोइंग के बाद की जो पहली वाटरिंग होगी वो आपकी कोर वाटरिंग होगी। कोर डेप्थ आपकी होती है द मैक्सिमम इरिगेशन डेप्थ ऑफ ऑल द वाटरिंग।
आप हर वाटर पे आप देते हो, जो भी आपकी मैक्सिमम इरिगेशन डेप्थ होगी वो आपकी कोर वाटरिंग कहलाएगी। कोर पीरियड आपका होता है द पीरियड ऑफ द बेस पीरियड आफ्टर दिस, ये सब खुद पढ़ लेना, ज्यादा तो कुछ है नहीं। कैपेसिटी फैक्टर आपका तो ये बड़ा मेन है, क्यू मीन डिवाइड बाय क्यू मैक्स। टाइम फैक्टर क्या है, एक्चुअल कितना टाइम तक चले हैं डिवाइड बाई क्रॉप पीरियड, या फिर नंबर ऑफ द डेज मैक्सिमम अवेलेबल इरिगेशन पीरियड, ये तो क्रॉप पीरियड बोला जा रहा है। तो ये आपके बहुत मेन है, क्रॉप पीरियड फिर भी मेन है, क्रॉप वाटरिंग ये आपका मेन है, ये और ये। आगे बढ़ो, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सबसे ज्यादा मेन है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। अब हम पढ़ते हैं, एक आपका होता है ग्रोस कमांड एरिया, मान लो ये जीसी है, ग्रोस कमांड एरिया टोटल एरिया है आपका ग्रोस कमांड एरिया। अब इसमें से आपका कुछ आपका होता है डेट इज कल्चरेबल कमांड एरिया। ये ग्रोस कमांड एरिया का वो एरिया यहाँ पे आप खेती करोगे, दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपकी होती है कितना आपने एरिया इरिगेट करा है, व्हाट इज द टोटल इरिगेटेड एरिया इन 1 ईयर, आपने एक साल में कितना एरिया इरिगेट करा है, इसी को इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोला जाता है। तो पहले इसको वैल्यू से दिया जाता था कि टोटल एरिया इरिगेटेड इन 1 ईयर क्या होगी, आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी। अब निकालने का तरीका ये होता है कितना आपने एरिया इरिगेटेड करा है, दैट इज एरिया इरिगेटेड डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब इसको यहां से भी निकालते हैं, मतलब इट कैन बी क्लासिफाई इन द एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी इन द परसेंटेज आल्सो। तो दोनों आपको ध्यान रखने, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दोनों होती है। तो एक्चुअल एरिया इरिगेटेड इन एन ईयर फ्रॉम एन आउटलेट आपको डायरेक्ट मिलेगा ऑप्शन में, एक्चुअल एरिया कितना इरिगेट कर रही है एक आउटलेट से एक साल में, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा। या फिर कल्टीवेटेड लैंड डिवाइड बाय टोटल कल्टीवेटेड लैंड, ये पूछा जाता है बार बार, ये आजकल रेशियो में निकाल रहे हैं इसको। तो कल्टीवेटेड लैंड डिवाइड टोटल कल्टीवेटेड लैंड, ये क्रॉपिंग लैंड डिवाइड बाय टोटल कल्टीवेटेड लैंड, एक ही बात है, एक ही बात है वो। तो ये रेशियो में निकल रहा है, दोनों दोनों ऑप्शन में आते हैं, ध्यान रखना, बहुत मेन है, बहुत ज्यादा। कैपेसिटी फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यू मीन डिवाइड बाय क्यू मैक्स, मीन डिस्चार्ज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है, खरीफ क्रॉप के लिए 0.8, रबी क्रॉप के लिए 0.72, अभी तक नहीं पूछा गया, तो आपके ऊपर आप याद करना चाहते तो कर लो। ये रेशियो अभी तक नहीं पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई है, ये फॉर्मूला तो याद करना है, पर ये वैल्यू दैट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू रिमेंबर और नॉट। एक होता है क्रॉप रेशियो, वो आपका होता है एरिया अंडर द रबी डिवाइड बाय एरिया अंडर द खरीफ, ये आपका होता है 2 के बराबर। तो रबी टू खरीफ होता है, ये ध्यान रखो, बस यही होता है, या तो खरीफ टू रबी ऑप्शन में होगा, पर ये ध्यान रखा राखी, रबी टू खरीफ, और कितना होता है 2, तो ये होता है क्रॉप रेशियो, ठीक है। एक पूछा था कि ऐसी क्रॉप जो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करे, मतलब बारिश पे डिपेंड करे, वो ड्राई क्रॉप है, मतलब इसका ड्राई क्रॉप का मतलब है सूखी क्रॉप, खुद का पानी नहीं है, तो वो खुद पानी नहीं ले सकती, यानी वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रही होगी, तो दैट्स व्हाई द ड्राई क्रॉप व्हिच इज डिपेंड ओनली ऑन द रेनफॉल, ठीक है। अब हमने केनाल पढ़ लिया, ये सब केनाल आपकी क्या क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, बेस पीरियड क्या है, ये सब क्या है। अब आपका पढ़ते हैं क्या, केनाल लाइनिंग, कि केनाल लाइनिंग आपकी क्या होती है। ये केनाल है, ये मान लो केनाल, रिवर की तरह केनाल होती है, केनाल है। अब हम इसके, ये पानी आपका आ रहा है, अब इस पानी इस केनाल की दीवारों, ये आपकी केनाल है ना, ऐसे 3D में देखोगे ये आपकी केनाल है, ऐसे ये सिर्फ दीवारों टकराएगा पानी, तो ये ना सीपेज लॉस होता था कि उसका दीवारें सीप सीप करके निकलता आएगा। तो इस सीपेज लॉस को रोकने के लिए हम दीवार पे कहते हैं कॉन्क्रीट की लेयर चढ़ा देते हैं। लाइक हम कोई भी क्या करेंगे इसको, आप समझ रहे हो, जैसे आप घर पे करते हो यार ईट, वो क्या करते हो प्लास्टर करते हो ना, वही आपकी केनाल लाइनिंग है, कि आप क्या कर रहे हो, सीपेज लॉस को रोकने के लिए आप इसको हार्ड मटेरियल की इंपरवियस लेयर की कवरिंग कर रहे हो। इंपरवियस लेयर क्या होती है, पानी को जाने नहीं देगी, तो इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू पास, तो दैट्स व्हाई इट्स अ इंपरवियस लेयर। तो इंपरवियस लेयर आप चढ़ा देते हो चारों ओर उसकी उसकी किसमें, वॉल्स पे, ताकि सीपेज लॉस को रोका जा सके। तो ये बड़े 3 काम करती है, पूछा जाता है कि 3 काम क्या होता है। सबसे पहला इंपरवियस लेयर है, केनाल लाइनिंग, दूसरा वाला क्या कर रहा है, सीपेज लॉस को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो इसने पानी को जाने नहीं दिया, तो यानी मॉइस्चर को आपको कंजर्व कर रही है वो, तो इरोजन को कंट्रोल कर दिया, आपको ज्यादा इरोजन नहीं होता, कंजर्व द मॉइस्चर, मॉइस्चर को कंजर्व कर रही है। और तीसरा आपका होता है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को दूर करिए। क्यों, अगर पानी आपका यहाँ से यहाँ चले जाता तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता, तो इट्स आल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम होता है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग हो गया, इरोजन हो गया, कंजर्व मॉइस्चर हो गया, सीपेज लॉस, 4 बड़े मेन इसके यूज होते हैं, और ये इंपरवियस मटेरियल की बनी होती है केनाल लाइनिंग। और ये इंपरवियस होती है कि इंपरवियस वो होता है जिससे पानी नहीं आने देगी, तो to reduce the seepage losses and other losses, the impervious layer is constructed at the bed and the slope of the canal। ये आपकी कैनाल है, ये तो बेड पर ये नीचे भी हम लेयर बना, कंक्रीट की लेयर बिछा दो इस पर, और ये भी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा ना यार, ये पानी आएगा इसके ऊपर से आएगा, भड़क से जाएगा ही नहीं कहीं और इधर उधर। आप समझ रहे हो, बेड पर भी और साइड स्लोप पर भी। 4 बड़े काम है जो मैंने बता रखे हैं। ये सीपेज को प्रिवेंट करता है, पूछा जाता है पेपर में। वाटर लॉगिंग बचाता है, मोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्यों,
बहुत मेन है। जब आपने सीपेज लॉस कम कर दिया, ये आपका डिस्चार्ज आ रहा था, सीपेज लॉस नहीं हो रहा, आपका पानी आपका सीप नहीं हो रहा नीचे। सीपेज क्या होता है? देखो सीपेज आपका होता है, इट्स अ परकोलेशन प्लस इंटरफ्लो। परकोलेशन का होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, इंटरफ्लो आपका होता है लेटरल मूवमेंट। तो जब आपका पानी नीचे होकर ऐसे मूव करता है ना नीचे, तो आपको वो सीपेज कहलाता है। तो वो सीपेज नहीं होने देगा तो आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो डेट्स व्हाई इट्स इंक्रीज और डिस्चार्ज। पूछा जाता है कि सीपेज कंट्रोल कर रहा है और डिस्चार्ज इंक्रीज कर रहा है, दोनों फैक्टर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को भी दूर कर रहा है। ये ज्यादा लाइफ हो जाती है, ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, रिड्यूस लॉसेस, सब अच्छा कर रहा है ये कैनाल लाइनिंग। अब आपकी ये आपको दिखा रखा है कि अनलाइन कैनाल है। अनलाइन कैनाल क्या होगी? जो अर्थ मिट्टी की बनी है, उसमें आप कोई हार्ड मटेरियल नहीं लगा रहे कंक्रीट का। लाइन कैनाल को भी आपने एक हार्ड मटेरियल लगा दिया कंक्रीट का, ये सब रहेगा। अब इससे कुछ फैक्ट होते हैं। पहले बात, कैनाल लाइनिंग क्या करती है? सीपेज लॉस को कम कर दिया और डिस्चार्ज को बढ़ा रही है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि वेलोसिटी इन लाइन कैनाल की कितनी होगी। लाइन कैनाल की थी जिसमें आपने कैनालिंग में लाइनिंग कर दी है, तो वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है। ये आपकी होती है 1.54 से 2.5 मीटर पर सेकंड। शेप इसी क्या होती है? शेप बड़ी मेन है और वेलोसिटी दोनों पूछे गया बहुत बार। तो 1.5 याद कर लो, वेलोसिटी 1.5 से 2.5, और शेप क्या है? ट्रेपेजोइडल है। एक आपका होता है अर्थन चैनल, जैसे ये तो आपका हो गया अर्थन चैनल अनलाइंड वाला, इसकी वेलोसिटी रहती है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी कितनी है? 1.5 से 2.5। इसकी कितनी है? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वाली। लाइनिंग ऑफ द कैनाल, अगर आप इंडिया या साउथ इंडिया में देखोगे तो लाइनिंग ऑफ द कैनाल किस मटेरियल से आपकी होती है? ब्रिक और टाइल से। ब्रिक और टाइल से। इसको सैंडविच सीमेंट मोर्टार बोलते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइनिंग की लेंथ कितनी होती है? एक तो वेलोसिटी 2 से 3 मीटर, ये तो पूछा नहीं गया, ये वाला फैक्ट भी, ये वाला फैक्ट, लेकिन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला। और जो हम सीमेंट और मोटार लगाते हैं, लाइक ब्रिक लाइनिंग करते हैं ना, इसमें ब्रिक वाली, ब्रिक में हम कैसे बनाते हैं? सीमेंट और मोटार से। तो ये जो रेशियो बनता है तो 1:4 का बनता है। तो कौन कौन सी लाइनिंग आपकी इंडिया में होती है? ब्रिक या टाइल्स की ईंटें लगाकर जो ब्रिक बनेगी वो सीमेंट और मोटार से बनेगी 1:4 से। जो लेंथ रहेगी 2 से 3 मीटर रहेगी, और ये वेलोसिटी और ये सब इतना रहेगा, ठीक है। अब वाटर कोर्स, एक तो ये रहा कैनाल की लाइनिंग। अब बात करेंगे वाटर कोर्स। अब आपका ये वाटर कोर्स है, इसकी भी हम लाइनिंग करते हैं चारों ओर। तो वाटर कैनाल की लाइनिंग करते हैं 6 हेक्टेयर लैंड तक। तो पूछा जाता है कि टू सर्व द 6 हेक्टेयर लैंड। कितने हेक्टेयर लैंड? 6 हेक्टेयर। इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए? इम्परवियस होना चाहिए। ये वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम को डिक्रीज कर देता है, सीपेज लेवल को कंट्रोल करता है, इरोजन को अच्छा करता है। और सीपेज लॉस आपका क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट और इंटरफ्लो, मतलब परकोलेशन और इंटरफ्लो, इन दोनों को मिला के आपका सीपेज बना है। आपको समझा ना, हमने 3 फ्लो बताया था। ये रहा आपका वाटर, पहले एंटर आया उसको इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। पानी आपका नीचे मूव करेगा, इसको परकोलेशन बोल रहे हैं। पानी आपका ऐसे मूव करेगा, इसको इंटरफ्लो बोल रहे हैं। इन दोनों को मिला के मैं सीपेज बोल रहा हूँ। तो सीपेज इज कंबाइनिंग होता है परकोलेशन प्लस इंटरफ्लो। तो वाटर लॉगिंग में कितने एरिया कवर कर रहा है? 6 हेक्टेयर लैंड को। ये सब आपके फैक्टर आपको याद करने पड़ेंगे। अब इरिगेशन, अब हम इरिगेशन के बेसिक पढ़ते हैं। हमने कैनाल पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। आप किसी भी लैंड में आर्टिफिशियली अप्लाई करोगे। इरिगेशन किसको दिखाता है? 2 बड़े मेन है जो इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन पूरा धंधा को क्रॉप, आप क्रॉप का उत्पादन बढ़ाना है, या तो इसको बोलते हैं क्रॉप यील्ड। यू वांट टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, आप क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हो, इसलिए आप इरिगेशन कर रहे हो। दूसरा आपका होता है समृद्धि। समृद्धि को बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। आप पूरे एरिया में, एक लैंड में प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लेके आना चाहते हो सबके लिए, फार्मर के लिए, उसके लिए। तो इरिगेशन आपको क्रॉप यील्ड बहुत सारे आंसर में मिलेगा। आप इरिगेशन इसलिए कर रहे हो, यील्ड मतलब होता है उत्पादन क्रॉप का, प्रोडक्टिविटी। तो इट्स आर्टिफिशियल शोज द प्रोस्पेरिटी। पूछा जाता है क्या शो करता है प्रोस्पेरिटी? प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि मतलब होता है अच्छा, लाइक सब चीज अच्छा हो रही है, बढ़ रहा है, प्रोस्पर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इरिगेशन रिस्पॉन्स को आप कैसे मेजर कर रहे हो? मैंने वाटर दिया, मेरा रिस्पॉन्स वैल्यू करेगा क्रॉप यील्ड पर। जितना ज्यादा उत्पादन होगा मेरे उतना ज्यादा अच्छा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड पर यूनिट इंक्रीज इन द वाटर एप्लीकेशन। आप जैसे मान लो कि 2 लीटर अप्लाई कर रहे थे, आपको पहले 2 kg क्रॉप मिल रही थी, आपने इस इरिगेशन को 1 यूनिट से बढ़ाया, तो इसमें कितना यूनिट बढ़ा? यही तो आपका इरिगेशन रिस्पॉन्स आपका होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले फार्मर चीपेस्ट इरिगेशन का यूज करते थे। वो आपका होता था कुछ नहीं, स्ट्रीम आ रही है, इसको डाइवर्ट कर लो, बस कुछ नहीं भैया, माइनर इरिगेशन सब हटाओ, पानी आ रहा है नदी में, डाइवर्ट कर लो बस। ये आपका सबसे चीप है, सबसे सस्ता होता था। तो यही पूछा जाता है। जब आप इरिगेशन करते हो तो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा। क्यों? आपको ये सारे पानी जो है पानी से भर जाएंगे तो पानी अंदर नहीं आ पाएगा। ये सब चीजें पूछी गई हैं। मैं सब चीजें इरिगेशन में, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी है ऐसे ही। एक आपका होता है सब इरिगेशन, बहुत सारे इरिगेशन पढ़ेंगे हम। सब इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन, इचर इरिगेशन, हाइड्रोफोनिक इरिगेशन, हाइड्रोफोनिक, ये सब। आजकल रियल टाइम इरिगेशन भी आ रहा है, रियल टाइम डेटाबेस इरिगेशन। तो सब इरिगेशन आपका क्या होता है? लाइक
आपने ये आपका प्लांट है, आपने यहाँ पे वाटर अप्लाई करा, लाइक सब इरिगेशन के आपको ये डायरेक्ट रूट में अप्लाई करना है, थोड़ा ड्रिप की तरह होता है सब इरिगेशन आपका, सब आपका कैनाल होती है वो अप्लाई करती है। अगर आपका कैपिलरी मूवमेंट रूट जोन में बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आपको मान लो कि आपने वाटर अप्लाई करा, यहाँ पे कैपिलरी मूवमेंट रूट जोन में बहुत ज्यादा है, तो आप सोचते हो कि आप यहीं पे वाटर अप्लाई करते हो डायरेक्ट, क्योंकि इतनी स्पीड से कैपिलरी मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो सब इरिगेशन इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन द कैपिलरी मूवमेंट इन द रूट जोन इज रैपिड। 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी एग्जाम में। सब इरिगेशन आप कब यूज करोगे, सब जब रूट जोन में कैपिलरी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो। ये रहा सब इरिगेशन। आजकल रियल टाइम इरिगेशन यूज हो रहा है, रियल टाइम फीडबैक इरिगेशन सिस्टम। जैसा मान लो कि मेरा क्रॉप है, अब मतलब क्रॉप को आज 2 लीटर पानी चाहिए, तो वो ऐसे डेटाबेस भेजेगी कि आज का मुझे रियल टाइम डिमांड पता लगेगी, मैं उतना ही इरिगेशन करूंगा, मतलब बेस्ड ऑन द रियल टाइम डिमांड। तो रियल टाइम फीडबैक इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्लांट रियल टाइम डिमांड, बहुत मेन है। एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, मेनली एफिशिएंट इरिगेशन का मतलब क्या है, अगर मेरा क्रॉप यील्ड बढ़ रहा हो, मतलब मेनली बड़ा इरिगेशन एफिशिएंट है जिससे मेरा उत्पादन क्षमता बढ़े, तो ये रहेगा। प्रिसीजन इरिगेशन, प्रिसीजन आपका डिपेंड करता है, प्रिसीजन आपका होता है एक्यूरेसी, कि आपके लिए एक्यूरेसी क्या है, कि आप रिसोर्सेस कैसे यूज कर रहे हो अपने, और आपका एफिशिएंसी कैसी है, यही आपके प्रिसीजन को जज करते हैं कि आपका रिसोर्सेस क्या क्या है और आप उसको कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो। तो प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेस एंड द एफिशिएंसी, इनपुट एफिशिएंसी जो इनपुट पैरामीटर्स है, ठीक है। पिक्चर इज यूज इन द इरिगेशन में पढ़ेंगे। तो इरिगेशन रिस्पॉन्स आपका क्रॉप यील्ड कर रहा है, चीपेस्ट आपका ये हो गया, ये आप एक बार फैक्ट देख लो, एक बार ग्रो थ्रू हो जाएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा इरिगेशन। अब इरिगेशन के लिए क्रॉप प्रोडक्शन, आपका इरिगेशन क्या था, क्रॉप यील्ड को मेजर कर रहा था, क्रॉप यील्ड को। तो एक तो क्रॉप यील्ड के ना मॉडल आए हैं बहुत सारे, आजकल क्रॉप यील्ड को मॉडल कर रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। तो आजकल वो एआरएस वगैरह ना, एआरएस नेट में पूछा जाता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मॉडल कौन कौन से आए हैं। 2 साइंटिस्ट आपके आए हैं, एक आपका है जेनसीन, JANSEEN, और एक आपके आए, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर पेपर लिखा है, स्टीवर्ट हैगन प्रूवेट मॉडल। ये आपका डेटाबेस मॉडल है, रियल टाइम डेटाबेस मॉडल है क्रॉप प्रोडक्शन का। जेनसीन आपका मॉडल है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का। तो क्रॉप प्रोडक्शन के 2 बड़े मॉडल फेमस हैं आपके, जेनसीन मॉडल और स्टीवर्ट हैगन प्रूवेट मॉडल। ये दोनों पूछे रहे, ये अभी रिसर्च पेपर आया है, पढ़ सकते हो आप, नेट पे करोगे आपको ये पूरा रिसर्च पेपर मिल जाएगा। अगर कोई एआरएस की तैयारी कर रहा तो इन मॉडल को पढ़ सकता है, मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्यों आपको टाइम वेस्ट करना है। आपका रिचर्ड इक्वेशन आपकी पूछी आती है, किसमें होती है, मूवमेंट ऑफ द वाटर इन अनसैचुरेटेड सॉइल, ये बहुत मेन है। रिचर्ड ने आपको दी थी अनसैचुरेटेड सॉइल, लाइक कोई सॉइल के वर्ड स्प्रेड अभी खाली है, तो रिचर्ड बोला कि उनके लिए मूवमेंट ऑफ सॉइल कैसे रहेगा, वो आपकी इस इक्वेशन में दिया जाएगा। ये डार्सी लॉ को वेरीफाई, डार्सी लॉ को थोड़ा और उन्होंने एडवांस रिसर्च करी थी। तो रिचर्ड इक्वेशन आपकी यूज होती है अनसैचुरेटेड सॉइल में, किस पे था, डार्सी लॉ पे था, ये पूछा था। अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप ऑफ इरिगेशन, पिक्चर इरिगेशन, हाइड्रोफोनिक और ये सब। पिक्चर इरिगेशन आपका होता है, ड्रिप इरिगेशन आपका होता है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये प्लांट है, डायरेक्टली रूट में वाटर अप्लाई करो जिससे आपका वाटर सेव हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। सेम आपका ड्रिप, ये पिक्चर इरिगेशन होता है, बस उससे थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा कम महंगा। मतलब ड्रिप इरिगेशन फिर भी महंगा होता है, आपको ड्रिपर्स लगाने हैं। पिक्चर इरिगेशन में करते हैं, आपका एक इक्विपमेंट लिया, लाइक ये घड़ा वगैरह लिए, पानी भर दो यहाँ पर, इस पानी से नली अटैच करो और ये प्लांट के साथ जोड़ दो डायरेक्ट, ये आपका पिक्चर इरिगेशन होता है। तो इसको सब इरिगेशन बोलते हैं। सब इरिगेशन वो इरिगेशन होता है जो डायरेक्टली रूट में अप्लाई करने का सोचता है, सब मतलब ऊपर सरफेस में करके सब में अप्लाई कर रहा है इरिगेशन। तो जनरली सब इरिगेशन के अंदर आता है पिक्चर इरिगेशन। इट्स सिमिलर टू द ड्रिप बट लिटिल लेस एक्सपेंसिव, कम महंगा होता है। आपका हाइड्रोफोनिक सिस्टम आजकल आ रहा है, लाइक मुझे प्लांट उगाना है, तो प्लांट के लिए क्या चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होता है, पानी। आप सॉइल में तो उगाओगे, आजकल ये हो रहा है कि मिट्टी मत लो, आप क्या लो, ये प्लांट है इसको गमले में रख दो, गमले नहीं, एक मतलब उसमें रख दो, एक बक्से में रख दो प्लांट को, उस बक्से में एक नली लो, और मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊंगा, मैंने ये करी है, एक सोल्यूशन वाली टैंक का, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना सोइल में, उस सोइल का न्यूट्रिएंट, लाइक सोइल में कौन न्यूट्रिएंट मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सब न्यूट्रिएंट के साथ पानी के साथ एक घोल मिला लिया, मतलब हम मिट्टी का यूज नहीं करेंगे। द हाइड्रोफोनिक सिस्टम होता है मिट्टी के बिना सिर्फ पानी के साथ एक क्रॉप को उगाना, बड़ा 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 एडवांस रिसर्च है। आपको समझ रहे हो, आपको मिट्टी चाहिए ही नहीं भैया, आप पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट से घोल मिला लो, उनको एक नली के साथ जोड़ दो, यहाँ पे आप प्लांट उगाओ। आप मतलब आप क्या करो, सोफा ले लो, एक बंद बक्सा सोफा, इसके अंदर अपने प्लांट रख दो, इस प्लांट को आप एक टैंक के साथ जोड़ दो, इस टैंक में मिट्टी नहीं होगी, क्या होगा, सोल्यूशन होगा, किसका, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स का। ये ना बस, ये हाइड्रोफोनिक सिस्टम होता है, मेन आपका होता है विदाउट मिट्टी। इट्स अ ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन अ वाटर सोल्यूशन विदाउट सोयल। ये रहा
दो आपकी फुल फॉर्म पूछी आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और यूएवी, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होती है। यूएवी आपका होता है इट्स अ ड्रोन, इनको बोला जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इनको ड्रोन बोला जाता है, ये आपके स्प्रेइंग में यूज होती है। तो यूएवी क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये आपके ड्रोन में यूज होती है, और ये इसको अनमैन्ड एरिया, कोई मतलब मनुष्य नहीं है इसमें, एरियल व्हीकल, और ये आपकी इसमें होती है स्प्रेइंग में। ये रहा। अब हमने जैसे पिक्चर इरिगेशन पढ़ लिया था, डायरेक्ट आपका सब इरिगेशन है, वैसे ही आपका सर्ज इरिगेशन होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं सर्ज इरिगेशन से। देखो क्या होता है, आपकी फरो और बॉर्डर आपके दे, जैसे फरो आपने देखिए मेड, आपका कोई भी ये होगा, ये यहाँ ना फरो बनाए थे, ये मेड टाइप का, थोड़ा सा उठा दो मिट्टी है, ये मेड बना रहे हो, ऐसे करिए मेड, तो क्या करेगा, मेड के इधर आप यहाँ पानी दोगे तो मेड के इधर पानी आएगा, इधर पानी आएगा, ये फरो बन गया है बीच में, उठा मतलब बीच में उभरा हुआ पार्टी फरो है आपका, ऐसे करिए फरो बन रहे हैं। आप पानी दोगे तो आपका पानी इस साइड जाएगा, इस साइड जाता रहेगा, ऐसे बनाते नहीं, ये मेड बनाए थे, ये आपका फरो इरिगेशन है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, पानी हम एक साथ अप्लाई कर देते हैं, ये ऐसे करिए, पानी हमने एक साथ अप्लाई कर दिया। सर्ज इरिगेशन का होता है पानी एक साथ अप्लाई नहीं करता, इस अप्लाई द वाटर होना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आपका होता है रुक रुक कर, धीरे धीरे, होले होले, ऐसे पानी कैसे करना पानी आपने। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे आप अगर मान लो कि सब एक साथ अप्लाई कर दोगे ना, जैसे आपने यहाँ अप्लाई करा, पानी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इससे क्या होता है, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक आपने एक टाइम पे पानी सारा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, अब इस क्रॉप को मान लो कि ये वाली क्रॉप को अभी पानी नहीं चाहिए था, नीचे वाली को, तो वो सबको एक साथ मिल गया। यहाँ पे क्या है, हम ऐसे पानी नहीं कर रहे, हम कैसे कर रहे हैं सर्ज इरिगेशन में, हम इस लैंड को ऐसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे तोड़ दिया, हम यहाँ वाटर अप्लाई करेंगे, यहाँ तो पहले सिर्फ इस स्ट्रिप में वाटर अप्लाई करेंगे, इस स्ट्रिप में, ये वाले, ठीक है, कर दिया स्ट्रिप में अप्लाई। ये मान लो मैंने 2 मिनट तक मैंने इतना ही पानी छोड़ा कि यहाँ पर जाएगा। आप वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा, बड़ा मुश्किल है समझना, बहुत हार्ड है। फिर आप फिर से पानी अप्लाई करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट ये कि जब पानी अप्लाई करोगे तो अगर इसमें ऑलरेडी पानी है तो इनफिल्ट्रेट नहीं होगा पानी, क्योंकि ऑलरेडी अगर इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेट है तो वो इनफिल्ट्रेट ना होगा, ज्यादा सरफेस लेवल पे आएगा, फिर आपका पानी यहाँ पहुंचेगा, तो इनफिल्ट्रेशन रेट आपका कम कर दिया हर लेयर में, ऐसे यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन रेट आपका कम होता है। तो दैट्स व्हाई द सर्ज इरिगेशन इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर हैविंग अ वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम, इट्स वेरी यूजफुल, इट्स अ इंटरमीडिएट। आप साइकिल में अप्लाई करते हो पानी को, तो पूछा जाता है, आप देखो क्या क्या पूछा जाएगा, इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ द फरो इरिगेशन। पहले फरो इरिगेशन करते थे, आप मेड बनाते थे, लोग एक साथ अप्लाई करते थे, लेकिन आप आगे उसकी भी एडवांस फॉर्म, तो पूछे जाता है कौन से इरिगेशन की एडवांस फॉर्म है फरो इरिगेशन की, कैसे अप्लाई कर रहे हो, इंटरमीडिएट। इनको बोला जाता है अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग साइकिल, ड्राइंग एंड वेटिंग। ये क्या है, पहले आपने क्या करा, इसको ड्राई था वेललैंड, पहले आपने पानी अप्लाई करा, पानी गीला हो गया, फिर आप फिर से अप्लाई कर रहे हो, ये पानी अब गीला है लेकिन अगला वाला फिर ड्राई था, तो अल्टरनेट ड्राई और वेटिंग साइकिल है यहाँ पर। तो ये पूछा जाता है कि अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग साइकिल किससे बनती है, सर्ज में। किसका एडवांस है, फरो इरिगेशन का, अल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग, और तीसरा आपका इंटरमीडिएट। ये तीनों इतने कीवर्ड है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मिलेंगे, किसी भी ऑप्शन में इंटरमीडिएट दिखा आंसर हो जाएगा। फरो इरिगेशन का एडवांस फॉर्म है, और ड्राई और वेट अल्टरनेट है, ये सब पूछा है। ऑन ऑफ करके ना, ऑन ऑफ, पहले आप ऑन कर रहे हो फिर ऑफ कर रहे हो, वही वाला है ये। रूट जोन क्या होती है आपके, रूट जोन जैसे रूट जोन है, कितने रूट जोन आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलता 1.5 मीटर तक, तो बिलो द 1.5 मीटर इट इज फ्री फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, ये पूछा जाता है। और रूट जोन में जो आपके फैक्टर्स है, रूट जोन जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस पे एक्ट कर रहे होंगे ना, उन सभी फैक्ट का, जैसे मैंने रूट जोन को देखा, मैंने आप सिर्फ पत्ती को देखा, तो मैं पत्ती को देख के बता सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्ट लगेगा। अगर ये पत्ती का थोड़ा सा हिस्सा लाल हो गया तो होता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब रूट द स्टेट ऑफ द रूट जोन shows the factor of the all environmental factor affecting on this, पूछा जाता है दोनों के दोनों, ठीक है। अब वाटर क्वालिटी पढ़ लेते हैं। वाटर क्वालिटी आपका रहता है, वाटर क्वालिटी बहुत सारे हैं आपके, वाटर क्वालिटी का आजकल हम बायो रिमिडिफिकेशन यूज कर रहे हैं। ये आपका होता है लाइक आपके बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो एल्जी वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उन क्वालिटी को लाइक द इंप्रूविंग द वाटर क्वालिटी बाय द बायोलॉजिकल मेथड, ये आपका ये है, ये रहा आपका ये रेमिडिफिकेशन है। आप सबसे ज्यादा वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, क्लोरीन, सबको पता है। हम क्लोरीन डालते थे, पुड़िया डाल देते थे, तो आपका वाटर शुद्धिकरण हो जाता था, तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं। क्लोरीन में आपको किससे मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर से, COACl2, यहाँ से हमें ब्लीचिंग पाउडर से मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमें कितना डालना होता है, 2 मिलीग्राम पर लीटर, ये पूछा जाता है कि 1 लीटर में 2 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, वहां से हमें क्लोरीन मिलेगा, ये रहा। अच्छा, आपको पूछा था कि एरेशन करते हैं वाटर का, पानी को इरिगेशन डालने से पहले हम एरेशन करते हैं, ताकि क्यों, ताकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, उससे ना गंदगी, उससे बहुत बड़ी वो आती है, ओडोर, बदबू आती है, ओडोर। तो इस ओडोर को रिमूव करने के लिए हम इसे करते हैं, एरेशन करते हैं। एरेशन क्या होता है, एयर को बाहर निकालना, तो ये आपका एरेशन कर जाता है ओडोर को रिमूव करने के लिए, मतलब स्मेल को दूर करने के लिए, ये रहा।
और जब आपका वाटर जो है मूव करता है, लाइक आपका वाटर जो है आपका ये सोल पार्टिकल से मूव करता है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि वाटर क्वालिटी में सस्पेंडेड पार्टिकल कैसे रिमूव करते हो? जस्ट आप वाटर को स्लो से वो होने दो, धीरे धीरे। तो सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव थ्रू द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द मिट्टी। जब मिट्टी से पास होने दोगे ना तो सस्पेंडेड पार्टिकल ऑलरेडी मूव हो जाएंगे। तो क्लोरीन यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, बायो ह्यूमिडिफिकेशन यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं वाटर को प्योर करने के लिए। तो वाटर क्वालिटी में सारा वाटर प्योरिफिकेशन सब ये रहा। अब हम एफिशिएंसी बढ़ते हैं। आपकी एफिशिएंसी कौन कौन सी होती है? देखो ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है पंप, लाइक आप समझ रहे हो, सोर्स जहां से पानी आपका आएगा, ये सोर्स है, कैनाल है आपकी। ये आपकी फील्ड है, क्या है देखो ना आप, ये लैंड है मेरा, फील्ड, ये फील्ड है, आप इसको यहाँ मेजर कर लो, राइट। यहाँ पे आपने पत्ती उगा रखी है, प्लांट। आप सोर्स से इतना पानी डाइवर्ट कर रहे हो, उसको बोल रहा हूं मैं WD, जो आपका पानी यहां से आ रहा है, ये वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। फील्ड में उसको कितना पानी मिल रहा है, इट इज फील्ड, ये पानी फील्ड में पानी यहां जाएगा। ये क्रॉप है, क्रॉप को कितना पानी चाहिए, वाटर स्टोर्ड इन द प्लांट रूट जोन, दैट WS है। तो इन दोनों के बीच में आपकी होती है कन्वेंस एफिशिएंसी। तो कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगा, द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइड बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। ये मेजर करती है कन्वेंस लॉस को। किसको मेजर करिए, कन्वेंस लॉस को, कि आपने यहां पानी छोड़ा डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये कुछ पानी कन्वेंस लॉस हो गया, फिर आपको यहां पानी पहुंचा। फिर आपकी आती है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कि आपने वाटर यहां अप्लाई करा फील्ड में, लेकिन प्लांट को कितना मिल रहा है, प्लांट वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे WS। तो ये आपका होता है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, WS। यहाँ पे आपके लॉसेस आपके होते हैं परकोलेशन और रन ऑफ लॉस, परकोलेशन और रन ऑफ लॉस। मतलब आप बोरा डिली, मान लो कि यहाँ पे 120 मीटर पानी आपने छोड़ा, 120 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब तो पानी यहीं वेस्ट हो गया, तो इसको बोलोगे कन्वेंस लॉस। 100 मीटर क्यूब यहाँ पहुंचा, 100 मीटर क्यूब पानी छोड़ा, 20 मीटर क्यूब परकोलेट होकर अंदर चला गया जमीन के, कुछ पानी आपका प्लांट तक पहुंचा ही नहीं, यहीं पर रन ऑफ हो गया, ऊपर ही है 10 मीटर क्यूब। तो इन दोनों लॉस को हटाओ, 20 और 10 30, मतलब 100 यहाँ पर आया था, 70 यहाँ पहुंचेगा। तो इस तरीके से आपकी निकलती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। लास्ट आपकी होती है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी तब इंपोर्टेंट होती है जब आपकी वाटर की आपका बहुत कम हो, जब आपके पानी बहुत कम है लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल पानी को धीरे धीरे बिल्कुल सही अप्लाई करना चाहते हो, तो वो आपका होता है कितना पानी आपका स्टोर्ड है, वाटर स्टोर्ड डिवाइड बाई कितना आपको इरिगेशन से पहले चाहिए, जस्ट वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन। तो आपके 3 एफिशिएंसी आपकी हो गई। देखो ये सोर्स है, अब अगर डायग्राम बनाओ कि ये फील्ड बनाओ, यहाँ एक प्लांट होगा, प्लांट को चाहिए WS पानी, फील्ड में दिखाओ WF और सोर्स में दिखाओ WD, और डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। पहले कन्वेंस एफिशिएंसी इन दोनों का रेशियो WF डिवाइड बाय WD, एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन दोनों का रेशियो WS डिवाइड बाय WF। ये रहा। अब वाटर स्टोर्ड, अब आपकी होती है वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, ये भी WS ऊपर आएगा, यहाँ WS है ना, यहाँ भी WS ही आएगा। ये आपका होता है जस्ट आपने जैसे पहला इरिगेशन दिया था, इरिगेशन से पहले, लाइक एक तो हो गया कि आपने पानी दिया 100 मीटर क्यूब, 70 मीटर क्यूब यहाँ पे स्टोर है। अच्छा 70 मीटर क्यूब स्टोर है, मुझे कितना वाटर नीड प्रायर टू इरिगेशन, कितना स्टोर है, कितना इरिगेशन से पहले उसको पानी चाहिए, जस्ट। ये आप इन दोनों का रेशियो होता है वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी। ये आपकी तब यूजफुल होती है अगर हमारे पास पानी बहुत कम है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, और आप तब आप यूज करना चाहते हो। ये और ये मेजर करती है कन्वेंस लॉस को, ये मेजर करती है रन ऑफ एंड परकोलेशन लॉस। तो यही सब एफिशिएंसी दिखा रखी है। कन्वेंस एफिशिएंसी ये दिखा रखा है, सोर्स का WD, फील्ड का WF, और ये प्लांट लगा रखा है WS, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। यही सब आपको दिखा रखा है, ये सब है। ठीक है, वो देखा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी पूछा गया कब यूज होती है, व्हेन द वाटर सप्लाई आर लिमिटेड एंड द एक्सेसिव टाइम इज अवेलेबल। जब आपके पास सप्लाई बहुत कम है और टाइम बहुत ज्यादा है, तब आप मेन देखोगे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को अपने को, ये बड़ा मेन है, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, फिर आपकी होती है वाटर यूज एफिशिएंसी। देखो ये रहा, फिर से बनाते हैं, ये सोर्स था WD, ये फील्ड में पहुंचाया WF, ये प्लांट को मिल रहा है WS। ये रहा, अब इस प्लांट को पानी मिला, था पानी को मिलने का वो था, अब पानी को मिलके अब ये क्या देगा, क्रॉप यील्ड देगा, कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा। लाइक हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, क्रॉप कितना ग्रोथ हो रही है, लाइक इससे कितना फल फ्रूट मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड की आपकी एफिशिएंसी होती है, क्रॉप यील्ड की दो, एक तो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, क्रॉप वाटर यूज बोलते हैं किस तरीके का, तो पानी को यूज करके अपना उत्पादन कर रहा है। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, फील्ड वाटर यूज, ये आपका होता है क्रॉप यील्ड, कितना उत्पादन कर रहा है, डिवाइड बाई, अगर मैं क्रॉप के रिलेटेड मेजर कर रहा हूं तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, क्रॉप को कितना पानी दिया था, क्रॉप ने कितना उत्पादन करा। फील्ड में मेजर कर रहा हूं तो कितना उत्पादन उसने करा, कि उत्पादन तो हम क्रॉप से मेजर करेंगे,
डिवाइड बाई फील्ड में कितना पानी दिया है आपने, इट इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड वाटर यूज आपका होता है क्रॉप यील्ड डिवाइड बाई फील्ड इरिगेशन, या आपका होता है क्रॉप यील्ड डिवाइड बाई क्रॉप इरिगेशन। फील्ड इरिगेशन को हम टोटल इरिगेशन वाटर ही बोलते हैं, क्योंकि हम यहां पे मेजर कर रहे हैं फील्ड इरिगेशन को। तो बहुत ही आसान है। तो ये सब क्रॉप यील्ड डिवाइड बाई क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस निकलता है एप्लीकेशन लॉसेस प्लस स्पेशल नीड्स से। इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर होता है, तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा तो इसको y डिवाइड बाई ईटी भी लिख देते हैं। एक आपका होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये बड़ा मेन है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। देखो आपने यहाँ पानी अप्लाई करा फील्ड में, अब यहाँ पे फील्ड में आ जाओ, ये सोर्स पे आ रहा था, ये फील्ड में आ जाओ, ये वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन है, एक क्रॉप है, ये क्रॉप है। आप दो क्रॉप को यहाँ पे पानी मेजर करो, मान लो कि यहाँ पे D1 डेप्थ है, यहाँ पे D2 डेप्थ है, तो मान लो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पानी आया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो डेप्थ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये मेजर करता है 1 माइनस का y बार डिवाइड बाई डी बार। पहले आप एवरेज डेप्थ निकालो, ये एवरेज डेप्थ है, आप हर जगह 10 पॉइंट ले लो, 10 पॉइंट पे आप देखो कितना आपको डेप्थ में पानी मिला है, उन डेप्थ का एवरेज डेप्थ निकालो, उनका डेविएशन कितना है, y बार दिखा रहा है, इट्स एन इंडिविजुअल डेविएशन फ्रॉम ईच डेप्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। हम निकालने का तरीका होता है, मैं निकालने में नहीं पढ़ रहा, 1 माइनस का y बार डिवाइड बाई डी बार, ये आपकी होती है इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये मेजर करता है, इट्स मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डेप्थ। डेप्थ में लाइक अगर मैं 10 पॉइंट ले लूं तो वहां पे कैसा कैसा पानी आपको मिला है, 2 मीटर मिला, 3 मीटर मिला तो अच्छी नहीं है, अगर यहाँ 2 मिला तो यहाँ पे 2.1 मीटर तो ज्यादा अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इट मिरर लाइक कितना डेप्थ में डेविएशन है, आप समझ रहे हो ना, 10 पॉइंट ले लो, कितना डेप्थ में डेविएशन आ रहा है, यही मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका लास्ट बताए, लास्ट एफिशिएंसी है यील्ड रिस्पांस फैक्टर। ये आपका देख लो बेसिकली क्या होता है। जैसे आपको पता है क्रॉप यील्ड है, क्रॉप यील्ड हम कैसे मेजर कर रहे हैं, वाई लाइक आपको ये बताइए, आपको ये पता है कि हम क्रॉप को क्या देते हैं, पानी देते हैं, पानी हम मेजर कैसे करते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इवेपोट्रांसपिरेशन से। ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का हमारा फंक्शन भी यही था, इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस एप्लीकेशन लॉसेस प्लस स्पेशल नीड्स। जितना आपका इवेपोट्रांसपिरेशन होगा उतना क्रॉप नीड होगा। अभी आप इसको जीरो ले लो एक बार, हम इवेपोट्रांसपिरेशन और क्रॉप यील्ड को दे रहे हैं, अगर हम इवेपोट्रांसपिरेशन से कम हो रहा है तो हम कम वाटर अप्लाई करेंगे, कम आपको क्रॉप यील्ड मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये होता है कि हम कितना इवेपोट्रांसपिरेशन कम करेंगे तो उससे कितना कम आपको यील्ड मिलेगा। तो बेसिकली इट शोर्स द रिलेटिव यील्ड डिक्रीज, कितना आपका डिक्रीज हुआ डेल्टा वाई इफ यू हैव डिक्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट व्हिच वी आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन आपने कितना डेफिशिएट करा, डेल्टा ईटी आपने कितना डेफिशिएट करा, कितना क्रॉप यील्ड डिक्रीज हुआ, यही मेजर करता है क्रॉप यील्ड रिस्पांस फैक्टर। यील्ड रिस्पांस KY क्या है, ये यील्ड रिस्पांस फैक्टर। ये किसको रिस्पांस कर रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन के डेफिशिएट को, कि अगर मैं पानी ही कम दे रहा हूं तो मुझे पता है अगर क्रॉप है आप यील्ड में से कर रहे हो भाई, अगर मैंने पानी ही कम दिया है तो मुझे यील्ड कम मिलेगा, लेकिन कितना कम देने पे कितना कम मिल रहा है ये मेजर करता है KY। बहुत में आसान है। तो KY इज द डिफरेंस ओवर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा ईटी, मतलब डिफरेंस इन द क्रॉप यील्ड डिवाइड बाई डिफरेंस इन द इवेपोट्रांसपिरेशन डेफिशिएट। ये पूछा जाता है बार बार KY। इसका फॉर्मूला मत याद करना, कर सकते हो, करना चाहो तो, कौन मना कर रहा है, बट इसको क्या बोलते हैं, यील्ड रिस्पांस टू द क्रॉप वाटर। आप कितना देखो क्रॉप वाटर कैसे, क्रॉप वाटर आपका होता है इवेपोट्रांसपिरेशन दिस, इफ द इवेपोट्रांसपिरेशन इज लेस प्लस एप्लीकेशन लॉसेस प्लस स्पेशल नीड्स। इसको मैं जीरो ले रहा हूं, बहुत कम होते हैं यार, 2% होते हैं, तो इसके हो गया। आपने ये कम करा तो क्रॉप वाटर आप कम दे रहे हो, जाहिर सी बात है कम दोगे तो यील्ड कम मिलेगा, आउटपुट मतलब वो जाहिर सी बात है कोई भी फ्रूट कम फूल उगाएगी, तो वही वाली बात है, कितना आप कम दे कितना वो कर रहे हो, रिलेटिव मेजर कर रहा है बस यील्ड रिस्पांस फैक्टर KY। कुछ आपकी चीजें होती हैं लाइक NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन डिक्शनरी, फुल फॉर्म पूछी जाती है, PIM पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमने, ये KC हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, KC का मैक्सिमम होता है मिड सीजन में। हमने रूट जोन डेप्थ पढ़ ली थी कि किसकी आपकी रूट जोन डेप्थ क्या होती है, मैंने ट्रिक बताई थी, प्रो VC, फिर यहाँ पे वीट तबाकू था, फिर आपका क्या था यहाँ पर MS करी और उसकी साग कंपनी में जॉब लगी, ये रहा ये। अब आजकल पूछा था वाटर रिक्वायरमेंट, एक तो हो गया कि रूट जोन लाइक प्लांट की रूट जोन की डेप्थ कैसी है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। एक पूछा था कि वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करो, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल ICR में, ये बड़ा मुश्किल है याद करना है यार। वाटर रिक्वायरमेंट 78 क्रॉप से हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट याद करनी पड़ेगी, हालत खराब हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन आज तक बना है, यही सीक्वेंस याद करके चले आना बस। मैं अब ऐसी आपको भाई कुछ चीजें ऐसी होती है ना यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, लाइक चावल की वाटर रिक्वायरमेंट, फिर वीट, फिर ग्राम, इसका आंसर बता रहा हूं रेट में पीस और मेज।
जो आपका यहाँ पे था ना, यहीं पे स्टार्ट आपका हो रहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने बताया था पावर जीपीएस, हमने बनाया भी था पावर जीपीएस का। पावर PW ले लो, दैट इज पैडी, वीट, ग्राम, पीस, और लास्ट में जीपीएस की जगह एम कर देना, मेज। जैसे करके याद करना पड़ेगा। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। ठीक है, ये पूछ रहा था कि वाटर रिक्वायरमेंट मीडियम लोमी सोइल की कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। मीडियम लोमी सोइल कितनी होती है, 10 to 15 सेंटीमीटर। इट्स आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये फैक्ट है जो आपको याद करने। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।